प्रदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं खरा सौदा। और रशिया यूक्रेन तनाव के बीच हर रोज एक अपडेट आता हुआ दिखता है और इन्हीं के बीच भारतीय बाजार का भी इम्पैक्ट हम देखते हैं। विदेशी बाजार का सेटअप भी इसी तरह का सुबह सुबह नजर आ रहा है। मिले जुले संकेत एशियाई बाजार से बीती रात अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली का दबाव यहां पर देखने को मिला। अमेरिका और यूके ने रूस के खिलाफ ऑयल वॉर छेड़ा है, जिसका सीधा असर है जो कि बाजार पर आज दिखना पूरी तरह से संभावना यहां पर जताई जा रही है। लेकिन चलिए इन तमाम संकेतों के बीच भारतीय बाजार का सेटअप कैसा नजर आ रहा है, ट्रेडर स्क्रीन क्या कुछ कह रहा है, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उसके बाद एफएनओ के डेटा भी हम जानेंगे। मेरे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। बताएं, विदेशी बाजार से लगातार हम ट्रिगर्स देख रहे हैं, भारतीय बाजार के लिए ट्रेडर स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। ट्रेडर स्क्रीन तो लास्ट कई दिनों से काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। कल हमने देखा कि मिड कैप, स्मॉल कैप और ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी जान में जान आई थी। इंटरडे काफ़ी अच्छी रिकवरी आई थी और बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स वैल्यू बाइंग अटेम्प्ट कर रहे थे, लॉन्ग ट्रेड्स अटेम्प्ट कर रहे थे। आज सुबह अगर आप देखेंगी तो आपको एक दिल दहला देने वाला फिगर नज़र आएगा और वो है एफआई का ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, 8,100 करोड़ का जो बिग सेल फिगर आया है, उसने पूरे मामले को बहुत हिला दिया है। बिकॉज ये सबसे बड़ा सिंगल डे सेल फिगर अभी तक हमने देखा है। तो ग्लोबल हालात अभी तक देखिए, आपको बहुत शार्प कट्स भले ही ना दिखें ग्लोबली, लेकिन सी ऑफ रेड है हर तरफ। चाहे आप यूरोप देखें, चाहे आप यूएस देखें, डीआईएस अभी भी खड़े हुए हैं लोन वॉरियर की तरह आज भी। और करीब करीब 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का एफएनओ में शॉर्ट बिल्टअप है। तो एक अगर आप करेंट डेटा देखेंगे तो आपको पॉजिटिव लगेगा। लेकिन अगर आप देखें कि कैसे हम 22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड से 18 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे गिर गए, आरएसआई काफ़ी बढ़ गई है और हमने देखा कि पुट कॉल रेशियो भी निफ्टी का ऑलमोस्ट 0.7 पे आ गया है। तो आपको नज़र आएगा कि उसके अंदर थोड़ा सा तिनका का सहारा ले सकते हैं आप। इंटरडेज खेलिए बाजार, और यही एक बड़ा मैसेज अभी तक हमने देखा है। कल भी जिन्होंने इंटरडे बाजार को खेला लॉन्ग साइड पे, वो रिवॉर्डेड हुए। ओवरनाइट पोजीशंस बहुत ज़्यादा कैरी करने का इस समय कोई तुक नहीं नज़र आ रहा है। तो ये है माहौल ट्रेडर स्क्रीन का। डिम्पी से जानते हैं कि एफएनओ में थोड़ा डिटेल में देखा जाए तो क्या हो रहा है। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। अगर एफएनओ में देखें, जैसे आप कह भी रहे थे कि एफआईएस की मेजर सेलिंग है, 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई और डीआईएस ने भी कल 6,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग की है। एक्चुअली कल क्या है कि कल 15,800 के आसपास को जो मैं आपको शफलिंग कर रहा था, वो शफलिंग डीआईएस और एफआईएस ने दोनों ने ज़्यादा वॉल्यूम के साथ प्ले की है कि आप दोनों के आंकड़े अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे। और साथ ही साथ आप नीचे इंडेक्स ऑप्शंस का आंकड़ा देख पा रहे हैं जो कि 5500 करोड़ का है। मैंने कल आपको बताया था कि आंकड़ा हो सकता है 10,000 करोड़ का प्लस की तरफ भी बन जाए, लेकिन अभी 50% मार्क्स पे आए हैं। 5,000, एक बार और हमको कम से कम 5,000 10,000 करोड़ का आंकड़ा मिल जाए तो फिर काम हो जाएगा। इंडेक्स ऑप्शंस में ये बात तय हो जाएगी कि 15,800 वेरी इमीडिएट एक बेस जरूर बनता हुआ दिखेगा। जल्दी से आपकी स्क्रीन पर और ग्राफिक्स आएंगे, स्पीड से ग्राफिक्स दिखाइए ताकि सारी चीज़ें आपके सामने रखी जा सकें। अगर आप निफ्टी फ्यूचर्स का और निफ्टी का, बैंक निफ्टी के डाटा देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि हल्की हल्की लॉन्ग पोजीशंस कल बनी है। कल अजय हुआ क्या है कि मार्केट के अंदर पहले शॉर्ट कवरिंग आती थी, लेकिन कल शॉर्ट कवरिंग निकल 15,800 पर टिपिकली बाइंग आई है। शॉर्ट्स अभी भी सिस्टम में है, जो भी आप बता रहे थे ना कि 50,000 करोड़ का माल अभी भी सिस्टम में, वो कटा नहीं है, वो भी वेट कर रहा है। कल नए लोग भी मार्केट के अंदर आए जिन्होंने ताज़ा खरीदारी की है और एक कल 15,800 के बेस पे बने हैं। कल निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पे इंपॉर्टेंट बाइंग हुई है। एक मैं पिवट पॉइंट्स का आंकड़ा आपके सामने रखूंगा, 15,500 और 15,606, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि अब नहीं ब्रेक होंगे अब अगर कोई बड़ा क्रैक नहीं आता तो। और बैंक निफ्टी पे 31,000 और 32,300, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो ब्रेक नहीं होने चाहिए। रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स आपको दिख रहे होंगे। मैं जल्दी से पीसीआर और विक्स भी आपके स्क्रीन पर रख देता हूँ, फिर राइटिंग भी आपको पता लग जाएगी कहाँ कहाँ पे हुई है। पीसीआर इस समय ये कहता है कि 0.77 निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का 0.5 है। थोड़ा ओवरसोल्ड है हम, इसलिए 15,800 पे टिपिकली इंटरेस्ट बन जाता है कि अब आप आके खरीद लो, जिसको आप कहते हैं ना कि मुंह में पानी आ रहा है लेवल्स को देख के। कल भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला। एग्जैक्टली, कल भी वही आपको आते हुए दिखा है, लेकिन वॉलिडिटी अभी भी हाई है, 28% के 28 यूनिट के आसपास बनी हुई है। ये आपको स्विंग ट्रेड करवाएगी, इसलिए ओवर ट्रेड ना लेके जाएं, जैसे अजय भी आपको बता रहे थे। अब आता हूं तो सीधा सीधा मैं कॉल राइटिंग पे 16,000 15,900, अगर आज दोनों दिन ये प्रोटेक्ट हो जाते हैं दोनों लेवल्स, तो आप ये बात मानिएगा कि काम कर रहा है। फिर से कॉल की खरीदारी हुई है और 16,000 15,900 पे ही पुट राइटिंग भी हुई है, यानी कि यहाँ से पुटें भी बेची गई हैं, कॉल खरीदी गई हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट है। ये कितना पक्का होता है इसको आज का दिन आपको देने पे और पता लग जाएगा। बिल्कुल डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को वो भी सुनवा देंगे, ओवरनाइट माहौल को खराब किया, मूड को खराब किया जो कमेंट्री ने वो आई थी बाइडेन साहब के पास से,
और जेलेंस्की जी ने भी थोड़ा एक डविश टाइप का कमेंट्री दिया था एक लोकल टीवी चैनल को। वो इम्पोर्टेंट है पर्सपेक्टिव रखना, क्योंकि जेलेंस्की जी बोल रहे हैं कि हम नेटो में शायद उतना हमारा चाव नहीं रह गया पार्टिसिपेट करने का। अगर वो है तो मामला डीस्केलेट हो सकता है। लेकिन बाइडेन साहब का कमेंट्री देखें तो बहुत हार्ड था, क्योंकि उन्होंने ऑयल को भी इंपोर्ट्स पे बैन लगा दिया। आइए सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. Я вдячний особисто президенту Сполучених Штатів Америки Байдену за це рішення, за це лідерство, за цей максимально потужний сигнал всьому світу. Він дуже простий. Кожен цент, сплачений Росії, вона перетворює на кулі та снаряди, які летять в інші суверенні держави. Або Росія матиме повагу до міжнародного права і не буде вести війни, або вона не матиме грошей, щоб війни розпочинати. Війну треба закінчувати. Треба сідати за стіл переговорів, але чесних і предметних в інтересах людей, а не застарілих вбивчих амбіцій. तो ये तो कमेंट्री थी बाइडेन साहब की और जेलेंस्की साहब की, जो अफरा तफरी चल रही है इस समय यूक्रेन में। लेकिन एंड गेम क्या है, बाजार कैसे उसे रीड कर रहे हैं? करीब करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं। संतोष राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूएस से बात करने के लिए। संतोष, गुड मॉर्निंग। आपको एंड गेम कहाँ पे डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है? जो जेलेंस्की जी की कमेंट्री है कि नेटो में हम नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, वो तो काफ़ी डविश लग रही है, शायद वो मामले को डीएस्केलेट कर सके। लेकिन बाइडेन साहब ने जाके जो इंपोर्ट से बैन लगा दिया, हाउ डू यू सी थिंग्स डेवलप फ्रॉम हियर? तो हाँ, जब यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कहा कि नेटो ज्वाइन नहीं करना है, तो ऐसा लगा कि शायद पुतिन को ऑफ रैंप मिल गया है, और मार्केट आल्सो kind of went up on that news, but it was very short lived, क्योंकि fundamentally there is still long way to go. अभी तो end game अभी नहीं दिख रहा है अभी मार्केट को. There is a lot of volatility, but underneath all this, ये यूक्रेन वॉर तो एक एडिशनल लेयर था. तो फंडामेंटली द मैक्रो वेरिएबल्स फॉर यूएस, मैक्रो फैक्टर्स फॉर यूएस आर स्टिल बैड. हाई इन्फ्लेशन and rising interest rates and slowing growth. These are the 3 factors that are underlying the US economy. तो वो तो वैसे ही है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा. ये वॉर एक एडिशनल लेयर लाया है, शायद इन्फ्लेशन और बढ़ाएगा, पर जल्दी लाएगा. और तो आई थिंक दैट वाज द होल थिंग. सो वो फंडामेंटल्स है. नेक्स्ट वीक फेड चेयरमैन बात करने वाले हैं, देखेंगे क्या बोलते हैं. हमको पता है 25 बेसिस पॉइंट करने वाले हैं, पर कितने करने वाले, 6 या 7, वो शायद अंदाजा मिलेगा. तो अनसर्टनिटी है, वॉलेटिलिटी है, अभी कुछ पता नहीं, और थोड़ा डाउनसाइड है मार्केट में. वैसा दैट्स द प्रोजेक्शन राइट नाउ. संतोष, ऐसे कौन से इंडिकेटर होंगे जिनको आप बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे, आफ्टर विच आपको कंफर्ट आएगा वापस बायर रिटरेट करने पे, चाहे इमर्जिंग मार्केट्स या डेवलप मार्केट्स लाइक यूएस? क्योंकि फैक्ट ऑफ द मैटर है दैट मार्केट्स आर बिकमिंग चीपर. हर एक बीते हुए दिन में यूएस मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट चीप होते जा रहे हैं. तो आप कौन से मॉनिटर करेंगे इंडिकेटर्स जिससे आपको बाय सिग्नल मिलेगा? Inflated so high that तो गिरा है, पर और गिर सकता है. Especially the technology stocks and all that were way overrated. They have to correct themselves. So I think that's the thing. It's a very relative term. I think the ball has shifted to the value side. I think the growth is going to take a back seat for now. I think oil will be a big catalyst. अगर वो शायद it has peaked, and experts का कहना है कि शायद और थोड़े 1-2% ऊपर जाके शायद it's going to peak at this point, and then it will start pulling back. And anything below 100, I think, will be a very good indicator that things are going back to normal. And then other than that, I think inflation is a big factor. We have to see how
aggressive he will be, Fed chairman, in tamping inflation. That's a big factor. So I think those are the two things. Any indication that the inflation can be controlled and job market kind of takes off again, which it is, and that's a plus point for US. I think a good job market. Overall, I think the US economy is good, the consumer is strong, the corporate balance sheets are strong, so the underlying economy is strong. It's just these macro variables that are driving the uncertainty and volatility. So I think oil coming down will be the biggest factor, and the dollar coming down also will be a big factor for the emerging markets also in that sense. मिस्टर राव, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि डॉलर और साथ ही ऑयल प्राइसेस में जैसे जैसे स्टेबिलिटी आना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि करंट लेवल्स पर देश और दुनिया जो है ये ऑयल प्राइसेस को अफोर्ड बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। बट इन सिचुएशंस में भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर समझने की कोशिश करें, कमोडिटीज़ में जो एलिवेटेड एक्शन देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन वॉर के चलते वीट प्रोक्योरमेंट बिल पर इसका एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है, पर्टिकुलरली क्राइसिस, क्योंकि ओवरऑल देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली मल्टीनेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो अब भारत की तरफ मुड़ते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा प्रोड्यूसर जो है काफ़ी हद तक कई सारी कमोडिटीज़ का, पर्टिकुलरली वीट का, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं और कमोडिटी में जो एलिवेटेड एक्शन है ये किस तरह से बेनिफिट होता हुआ आगे दिख सकता है? I think that is a big issue. I think fertilizer prices, commodity prices, and gasoline goes into everything, in the fertilizers and everything. So I think that's a big factor. Commodity prices will continue to go up. There's nothing to stop it at this point because of the scarcity factor, this whole ban on Russian everything. And Russia hasn't shown their cards yet. They haven't reacted to what Biden is doing yet. So let's see where what Putin wants to do, because they are the roughly 40% of the wheat comes from those two countries. So I think that's going to be a big factor, and that's what's scaring the market, and that's what's putting a lid on the market. I think that's why there is more downside. But commodity prices, in terms of the stock market, I think all the commodity stocks are doing very well, and they will continue to do well because that's where the demand is, and we need that more and more. So देखिए कहाँ होता है, the imbalance तो है, supply demand imbalance तो है, and that's going to favor the commodities and the value stocks more than the growth stocks. ठीक है संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज 18 आवर्स स्वदेश को आप समय दे रहे थे, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। दो टेक्निकल एनालिस्ट इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन दोनों का स्वागत करते हैं। प्रशांत सावंत है, साथ ही संतोष मीना है। प्रशांत जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, संतोष आपका भी शुक्रिया। आप पहले बताएंगे प्रशांत जी आपका आज का व्यू क्या है निफ्टी को लेकर, फिर अपने स्टॉक्स भी बता दीजिएगा बैक टू बैक। जी निम्बी जी गुड मॉर्निंग और सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा मैंने कहा था कि 15,850 अगर ब्रेक हो तो हम 15,650 तक जा सकते हैं, बिल्कुल वही से हम रिवर्स हुए। अब एक रैली आएगी, बट ये रैली मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरा ये क्लियर व्यू है कि ये कोई बाइंग की रैली नहीं है। जब हम एक डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तब हम लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम बनाते जाते हैं, जैसे एक लोअर बॉटम बना है, अब एक लोअर टॉप के लिए रैली आएगी। तो ये रैली कहां तक जा सकती है, मेरी निफ्टी में ये राय है कि हम करीबन 16,280 यानी 16,400 के बीच जा सकते हैं, और वो एक अहम रेजिस्टेंस होगा। मैं कोई भी इंडेक्स में बाय नहीं रखूंगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहूंगा, और उसी के साथ जो बैंक निफ्टी है वो मुझे लग रहा है करीबन 34,300-400, यानी आज की तारीख में बैंक निफ्टी एक दिन में अगर 700-800 पॉइंट मुंह दे कोई हैरत नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया वीक से 30 के करीब चल रहा है। तो इसलिए इंडेक्स से मैं कोई बाइंग की सलाह नहीं दूंगा, वेट एंड वॉच ही रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट रैली जो आएगी वहां से मुझे लग रहा है कि और बड़ी सेलिंग आ सकती है और जो लो बना हुआ है वो हम ब्रेक कर सकते हैं। तो इंडेक्स पे कोई कॉल नहीं होगी, मैं एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी स्टॉक्स में देना चाहूंगा। राइट, अभी हम वापस आते हैं आपके पास प्रशांत। संतोष सब ये चर्चा हम जारी रखेंगे, निकुंज को भी जोड़ते हैं अपने चर्चा में। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, कल का FII सेल का जो नंबर था 8,100 करोड़ का, वो तो काफ़ी दिल दहला देने वाला था, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे हम लोग दोपहर में भी बात कर रहे थे कल कि इंट्राडे साइड मार्केट काफ़ी एक्टिव था और लास्ट आवर में अच्छी खासी रिबाउंड आई थी। कैसे एलिमेंट्स को जोड़ते हैं आप? अजय देखिए, दिल काफ़ी दिनों से दहल रहा है लोगों का, तो अब इस प्रकार की जो FII सेलिंग आ रही है उसके बाद अब मैं शायद आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि भाई किस प्रकार का दिल दहल रहा है। देखिए इस मार्केट के अंदर दिस मार्केट इज टेस्टिंग एवरीबडीज टेम्परामेंट अजय, और बुल मार्केट के अंदर सब
चीज़ अच्छी लगती है, बेयर मार्केट के अंदर हमें पता लगता है कि भाई असली निवेशक और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। तो ये जानने वाली बात है अजय कि the real temperament of a long term investor is only tested in a bear market। तेजी मार्केट में जो सब अच्छा लगता है, सब 2020 के सेकंड हाफ में, 2021 के सेकंड हाफ में आप शाम को लेते, सुबह लेते थे, शाम को बेचते थे, शाम को लेते थे, अगले दिन बेचते थे, वो एक जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। अब मार्केट का रियल टेस्ट हो रहा है, मार्केट को या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अब टिप इन द लिफ्ट वाला जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है। मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं शायद वही बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं वही बोल रहा हूँ। तो जब क्या सिनारियो हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं कल जो हमने रिकवरी देखी थी, क्या वो एक डेड कैट बाउंस था या मार्केट ने सस्टेनेबल बॉटम बनाया है। मुझे नहीं लगता है जो सस्टेनेबल बॉटम है या बेयर मार्केट ये सस्टेनेबल बॉटम है। अगर हम न्यूज़ देखें, अगर हम मोमेंटम देखें, फ्लोज देखें, करेंसी का मूवमेंट देखें, तो जाहिर सी बात है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम है वह ब्रेक हो चुका है, जो फ्लोज है हमारे अगेंस्ट में है, और जो एनर्जी मार्केट में हो रहा है वह शायद बहुत एक्साइटिंग नहीं है। तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? वही अजय, इस समय ट्रेड करें तो इंट्राडे करें, लंबी पोजीशंस ना रखें, शैलो ट्रेड करें। अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा थोड़ा जा कर के निवेश करें, ज़्यादा निवेश नहीं करें। यह संभल के रहने का समय है अजय, बिकॉज मार्केट जब बेयर मार्केट आता है, जब मार्केट के अंदर हम देखते हैं बेयर मार्केट रैली आती है या मार्केट के अंदर एक गिरावट के बाद बड़ी रैली आती है, तो काफ़ी शार्प होती है और काफ़ी टेम्पटिंग होती है। मेरी इल्तजा, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सलाह, और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा दैट मार्केट को संभलने दीजिए, स्थिर होने दीजिए। इट इज़ बेटर टू बाय ऑन द टर्न rather than trying to identify the bottom। मॉर्निंग निकुंज, तीसरा हफ्ता हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर सिचुएशन का, और लगातार आपने हर तरह से यही एडवाइस दी है कि बाजार को फिलहाल संभलने दीजिए, चलती या दौड़ती गाड़ी में चढ़ने की बिल्कुल कोशिश ना करें। बाजार निकुंज काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। मेटल स्पेस जहां पर लगातार हम तेज़ी देख रहे थे, कल के ट्रेडिंग सेशन में जहां सब कुछ बढ़ रहा था, मेटल स्पेस जो है उसमें कमजोरी हावी होती हुई दिखी थी। और इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स, भारतीय बाजार विपरीत एक्शन दिखाने का दम रखते हैं। जब विदेशी बाजार से गिरावट देखने को मिली तो यहाँ पर भारतीय बाजार में कल हमने शानदार रिकवरी भी देखी। ऐसे में कुशन कहाँ से मिलता हुआ दिखेगा? क्रूड प्राइसेस जो हैं उसे देश और दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। मानसी, चलती गाड़ी में चढ़ने की बात नहीं है, गाड़ी उल्टी रिवर्स गियर में चल रही है, तो गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। प्रॉब्लम ये, जब गाड़ी चलेगी तो हम सब लोगों से बात करेंगे भाई गाड़ी में बैठ जाइए। रुख पकड़ना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडर हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो मैं पॉइंट इस समय दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा, शायद हम ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देते हैं, कि करेंसी मार्केट में देखिए कि करेंसी मार्केट के अंदर जो प्राय काफ़ी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज हैं उनके अंदर गिरावट आ रही है। और रुपये में अगर गिरावट आएगी तो जाहिर है मार्केट के अंदर ओरिएंटेशन चेंज होगा। अगर रुपये में गिरावट आती है तो आईटी में जो आउट परफॉर्मेंस था जो इस समय है वह जाहिर तौर से और बढ़ जाएगा। आपको एक सिनारियो बनाना पड़ेगा मानसी अजय, कि क्या सिनारियो हो सकता है। सिनारियो नंबर 1 ये हो सकता है कि भाई सीज फायर हो जाए आने वाले कुछ दिनों में और क्रूड प्राइसेस 100 के ऊपर रहे। अगर वो सिनारियो आता है तो जाहिर सी बात है बैंक्स और केपेक्स और इंडस्ट्रियल्स अंडर परफॉर्म करेंगे और एक्सपोर्टर्स और रुपी सेंसिटिव्स आउट परफॉर्म करेंगे। तो जैसा हम दिसंबर में कह रहे थे कि रेट सेंसिटिव्स में जाइए, रुपी सेंसिटिव्स में मत जाइए, मेरे हिसाब से इस समय रुपी सेंसिटिव्स में ही जाना चाहिए। क्योंकि इमर्जिंग, देखिए इक्विटी मार्केट एडजस्ट हो चुके हैं, बॉन्ड मार्केट एडजस्ट हो चुका है, करेंसी मार्केट एडजस्ट नहीं हुए हैं। और जब करेंसी मार्केट एडजस्ट होंगे तो उसका सीधा प्रभाव आईटी कंपनी में पड़ेगा। एक डेटा है, मतलब जो हम हमेशा हिस्टोरिकली यूज़ करते हैं, दैट इफ रुपी डिप्रिशिएट्स बाय 1%, अगर रुपी के अंदर 1% की गिरावट आती है तो आईटी कंपनीज को एवरेज मार्जिन है वह 30 बिप्स से करीब 40 बिप्स पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा टेलविंड जो आ सकता है इस मैक्रो से वह करेंसी मार्केट की वजह से एक्सपोर्टर्स में आ सकता है। तो वो थीम जो मुझे लगता है आएगा, मुझे लगता है 2 या 3 दिन या अगले 8-10 दिन आपको करेंसी सेंसिटिव्स पे ही अपनी एंकरिंग करनी चाहिए। निकुंज, गुड मॉर्निंग। कल हम 15,800 से एक पुल बैक देख रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा और बड़ा क्रैक देखेंगे या फिर वॉलिडिटी के साथ रहेगा कि हम 300 पॉइंट टूटेंगे, फिर 100 पॉइंट ऊपर, फिर 300 पॉइंट टूटेंगे, फिर 200 पॉइंट ऊपर, ये ऐसा चलेगा या फिर एक बड़ा क्रैक, बड़ा डीप भी है? क्योंकि मार्केट में ना बहुत तरह के लेवल्स हैं, कोई 15,000 के बाद भी बोलने लग गया आप तो।
आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं डिम्पी, मैंने तो और भी नीचे के लेवल सुन रहा हूँ। तो आपने कितने के लेवल सुने सर, वो बता दीजिए और थोड़ा धीरे धीरे बताइएगा, डर लगता है आप। यही तो मार्केट है डिम्पी, साइकिल इसी को बोलते हैं। तेजी का बोलबाला, मंदी का मुंह काला, ये शेयर बाजार की साइकिल है। तो लेवल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट डिम्पी, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट मार्केट बॉटम हिस्टोरिकली कब होते हैं। मार्केट बॉटम जब होते हैं, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो लेवल्स मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, मगर मार्केट बॉटम के दो फैक्टर्स होते हैं, या तो प्राइस बहुत सस्ती हो जाती है या फिर न्यूज़ चेंज होती है। कोविड में जब मार्केट बॉटम आउट हुए थे, मैं दोबारा ये बोलूँगा कि कोविड में जब मार्केट बॉटम हुए थे वो अप्रैल में बॉटम हो चुके थे, जब कोविड की न्यूज़ पीक पे थी। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन अनाउंस करा और उसके अगले दिन मार्केट बॉटम हो गया। अजय, आपको याद है प्राइम मिनिस्टर मोदी केम ऑन टेलीविजन और उन्होंने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन, और उसके 2 या 3 दिन में मार्केट बॉटम आउट हो गए थे। बिल्कुल, वो एकदम पीक ऑफ पेसिमिज्म वाला समय था और बहुत शार्प वी शेप हमने रिकवरी देखी। तो क्यों देखिए अजय, क्योंकि प्राइसेस गिर चुकी थी। उस लॉकडाउन से आने से पहले मार्केट धराशायी हो चुका था, प्राइसेस हैड बिकम अट्रैक्टिव। अभी प्राइसेस अट्रैक्टिव नहीं है। निफ्टी अभी भी अपने हिस्टोरिकल एवरेज, 10 साल का हिस्टोरिकल एवरेज आप देखें तो 10 साल के हिस्टोरिकल एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी जो सोना था वह चांदी के भाव में नहीं आया भैया। इन्वेस्टिंग इज अबाउट बाइंग गोल्ड एट द प्राइस ऑफ सिल्वर। तो अभी माल या जो स्टॉक प्राइस है सस्ते नहीं हुई है, तो वैल्यूएशन बॉटम नहीं है। तो क्या बॉटम हो सकता है? वह बॉटम होगा न्यूज़ का बॉटम। तो न्यूज़ अगर बदलती है, सीज फायर होता है, क्रूड में कुछ आता है, तो क्या उसकी वजह से बॉटम होगा? तो आई एम बेटिंग ऑन अ न्यूज़ चेंज रादर देन अ प्राइस चेंज, क्योंकि अगर प्राइस बॉटम है ना अजय, तो मार्केट और नीचे जाएगा। आई होप वी डोंट गो देयर एंड इट इज अ बॉटम विच इज मेड बिकॉज ऑफ न्यूज़। हुआ अजय, हमने देखा था कि कुछ साल पहले जब यूरोप में संघर्ष हुआ था फाइनेंशियल्स को लेकर के, न्यूज़ बॉटम हुआ था, फंडामेंटल बॉटम नहीं था, वो वैल्यू बॉटम नहीं था। हमने देखा था कि ग्रीस में जो प्रॉब्लम आई थी वो न्यूज़ बॉटम था। तो मार्केट में न्यूज़ बॉटम भी बनता है, और आई थिंक मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा। जी, इनफैक्ट कल ही दोपहर में निकुंज, आपने जो ये वैल्यूएशन वाली बात बोली, जेफरीज ने भी कल दोपहर में अपना नोट जो निकाला वो यही बोला कि गिरावट के बाद भी इमर्जिंग मार्केट पैक इंक्लूडिंग इंडिया अभी बहुत ज्यादा उस नोट से ही डेटा निकाला है अजय, उस नोट से ही डेटा निकाला है। अट्रैक्टिव नहीं हुआ है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच निकुंज फॉर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टॉक पिक्स और लेवल्स की बात करते हैं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स से। अभी हमने प्रशांत सावंत के लेवल्स दिए, अब संतोष मीना से जानते हैं। संतोष, जो निकुंज कह रहे थे अभी कि लेवल्स शायद आप चार्ट्स पे ज़्यादा बेटर रीड कर पाएंगे, बट एग्जॉशन हो रहा है सेलिंग की साइड पे, आपको दिख रहा है? आप कल की इंट्राडे पुल बैक को आप कैसे रीड करेंगे? आज के लिए क्या लेवल्स हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं निकुंज सर और प्रशांत जी दोनों से एग्री करता हूं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी काफी वीक है। हालांकि मार्केट ओवरसोल्ड है, लेकिन डेटा बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। लेकिन कल का जो प्राइस एक्शन था थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है कि पुल बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकली कल बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया निफ्टी में और ओवरसोल्ड जोन में बनाया, तो पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 16,400। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है 15,800 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में भी एक पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 34,000, तो यहाँ पर 33,500 के स्टॉप लॉस से अप्रोच कर सकते हैं, बट रिस्की रहेगा। ऊपर के लेवल से फिर से सेलिंग आ सकती है। ओके, ठीक है। तो आप ये लेवल्स निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। आप प्रशांत अपने जरा शेयर्स भी बता दीजिए, फिर हम संतोष से उनके शेयर्स भी पता कर लेंगे। जी डिम्पी जी, जैसे कि मैंने कहा कि एक मिक्स एंड मैच स्ट्रैटेजी में जाना चाहूंगा, तो एक पिक जो मेरा होगा वो होगा बाय एनटीटीएस अबव 4,900, 4,900 के ऊपर। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 4,750 का, 4,750, और इसमें हम टारगेट रखेंगे 5,350 का, यानी 5,350। इसके ऊपर हमें 5,500 का टारगेट भी मिल सकता है। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। सेकेंड जो मेरा पिक होगा, जो मुझे एक स्टॉक काफी वीक लग रहा है, जिसमें मैं एक रैली के लिए वेट कर रहा हूँ, तो या फिर एक सपोर्ट ब्रेक होने के लिए, तो मैं एलएनटी जो है उसको मैं शॉर्ट करना चाहूंगा 1640 के नीचे, यानी बिलो 1640। स्टॉप लॉस में रखूंगा 1685 पे, 1685, और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 1550 से लेके 1540, यानी 1540। ये मेरे दो पिक रहेंगे। फिर नेक्स्ट जो मेरा पिक होगा वो एक ऐसा स्टॉक है जो एक अहम सपोर्ट पे आया हुआ है, और इसमें मुझे लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट टूट जाए, यानी 600
640 का, तो बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है। वो स्टॉक है भारतीय एयरटेल। इसको मैं 670 के नीचे यानी 670 के नीचे शॉर्ट करना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 690 690, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ फर्स्ट वो 645। बट अगर ये स्टॉक 640 तोड़ दे, आपको शायद 1 से 2 दिनों में ही 600 के लेवल पे मिल जाए, तो ये बहुत वीक है, इसमें हर रैली बेची जाएगी। और उसके बाद जो मेरा एक पिक है वो होगा टू बाय एचडीएफसी लिमिटेड, और इसमें मैं स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा 2100 का। यहाँ पे मुझे एक अच्छी रैली आती हुई दिख रही है, कोई बाइंग की सलाह नहीं है, ये एक जिसे सेल ऑन रैली वो रैली, बट रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा है, तो इसको मैं 2100 के स्टॉप लॉस से लेऊंगा और टारगेट रखूंगा 2250 का। ठीक है, HDFC लिमिटेड बाय करने के लिए बाहर आए हैं, भारतीय एयरटेल के लिए बाय है। अपनी आप कॉल ऑफ द डे भी बता देंगे प्रशांत जरा जल्दी से? मेरी जो कॉल ऑफ द डे होगी वो एचडीएफसी लिमिटेड होगी, और 2100 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा और टारगेट 2250 का। का टारगेट है, HDFC लिमिटेड ही आपकी कॉल है, और कल ये ठीक ठाक बंद भी हुई थी, करीब 1.5% ऊपर है, और भारतीय एयरटेल भी आपकी लिस्ट में है। इस बीच रुचित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचित से पहले एक बार इंडेक्स का व्यू लेते हैं, फिर संतोष और रुचित दोनों से शेयर्स भी पता कर लेंगे। रुचित गुड मॉर्निंग, आप जरा अपना इंडेक्स पे एक व्यू बताएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। ट्रेंड वाइज यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, आप कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट को पूछेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको नेगेटिव ही बताएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस हम लो टॉप लो बॉटम स्ट्रक्चर प्ले कर रहे हैं। लेकिन कल की सेकेंड हाफ में जो अप मूव आई है वो एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। ज्यादातर ऐसे शेयर सेकेंड हाफ में पुल बैक मूव हमने देखा था जिनमें शॉर्ट पोजिशन है और वो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग इनिशियली 16,100 तक का पुल बैक मूव होगा, 16,100 16,200 की रेंज तक, और वहां से फिर से डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन होगा। तो सिर्फ आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे 15,900, ये आज का पहला सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो 15,900 के आसपास अगर आपको इंडेक्स मिलता है निफ्टी स्पॉट में, तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस बनाइए, 15,790 का स्टॉप लॉस रखिए और 16,080 का टारगेट रहेगा। देखिए टारगेट ज्यादा एग्रेसिव नहीं दे रहे, क्योंकि जस्ट एक पुल बैक मूव है विद इन अ शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे 16,080 16,100 आता है, तो वहां पे फिर से आपको लॉन्ग पोजीशन से लाइट हो जाना है। रुचित की निफ्टी की ये स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, गिरावट में खरीदारी के मौके एक बार के लिए ढूंढे जा सकते। 15,900 इस लेवल को मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 15,790 का एक स्टॉप लॉस और टारगेट जो है 16,080 तक के यहाँ पर देखे जा सकते हैं। रुचित गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से कॉल्स कौन सी होंगी और उनमें से कॉल ऑफ द डे कौन सी होंगी? जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। बाय और सेल का मिक्सचर है, और ज्यादातर जो फोकस है वो आईटी और फार्मा नेम्स पर है, बीइंग डिफेंसिव्स, और वहां पे हम देख रहे हैं कि कुछ लॉन्ग फॉर्मेशंस डेरिवेटिव सेगमेंट में अगर कहीं पे दिख रहा है तो ज्यादा आईटी नेम्स है या कुछ चुनिंदा फार्मा नेम्स है उनमें है। तो सबसे पहले तो विप्रो में खरीदारी की सलाह है, जिसमें एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट स्टॉक में दिखा है, लॉन्ग फॉर्मेशन है डेरिवेटिव सेगमेंट में। कल की सेशन में जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने भी अपनी पोजीशन अनवाइंड की है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अपमूव में 570 का स्टॉप लॉस रखे, 615 के टारगेट्स के लिए विप्रो खरीदारी करे। फिर एक शॉर्ट साइड में जो है विद इन द फार्मा स्पेस में बायोकॉन में शॉर्ट सेलिंग की सलाह रहेगी। और तो बाकी के फार्मा नेम्स मोमेंटम वाइज ठीक ठाक करे, लेकिन बायोकॉन में देखिए तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड काफी नेगेटिव है। हम एक 5 वेव स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे डिक्लाइन में, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसे कोई भी पुल बैक मूव्स आते हैं तो यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। 339 के आसपास इसको शॉर्ट पोजीशंस बनाए, 347 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे, 325 तक के टारगेट्स के लिए। फिर एक इप्का लैबोरेटरीज में खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पे हमने कल के सेशन में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखा है। प्राइस अप मूव्स में कल वॉल्यूम्स अच्छे हुए थे डेली एवरेज के कंपैरेटिवली में, तो एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस वोलेटाइल मार्केट में ये स्टॉक आपको दे सकता है। इप्का लैब में 985 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करे 1060 के टारगेट्स के लिए। और जो कॉल ऑफ द डे है वो अगेन फार्मा स्पेस में से ही होगा, वो है डीवीज लैब, जहां पे हमने देखा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ट्रायंगल के सपोर्ट से अब ये स्टॉक फिर से हायर एंड ऑफ द ट्रायंगल तक जा रहा है, जो 4,250 के आसपास प्लेस्ड है। तो 4120 के स्टॉप लॉस से डीवीज लैब आज के लिए रहेगा कॉल ऑफ द डे फॉर टारगेट ऑफ 4250। 4,250 के टारगेट्स को मानते हुए डिविज लैब रुचित की तरफ से आज के लिए कॉल ऑफ द डे, और इसके अलावा भी तमाम ट्रेडिंग पिक्स उनकी कॉल्स आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर। उम्मीद करते हैं आप टारगेट स्टॉप लॉसेस भी नोट डाउन कर रहे हैं। संतोष हाय गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से कॉल कौन सी होंगी, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगी और उनमें से कॉल ऑफ द डे भी बताएं। मेरा पहला स्टॉक डिफेंसिव नेचर का है, डीमार्ट। एक अच्छे करेक्शन के बाद 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अच्छा बेस बना रहा है, तो मुझे यहाँ पे 4700 तक के टारगेट नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 3850 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा स्टॉक है आइनॉक्स लीजर। इस वीक मार्केट में भी इस स्टॉक में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है और कंसोलिडेट कर रहा है,
और यहाँ हमें फर्दर स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ 460 का टारगेट रहेगा, 390 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा तीसरा स्टॉक भी ओपनिंग अप थीम से लेमन ट्री। स्टॉक में का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और इस वीक मार्केट में भी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ 65 रुपीज का टारगेट रहेगा और 53 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा जो कॉल ऑफ द डे है वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पे अच्छा बेस बनाया है और कल 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। यहाँ इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आ रहा है। तो यहाँ पर 225 के इमीडिएट टारगेट रहेंगे और 208 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके तो क्लियरली यहाँ पर तीनों ही टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ से उनकी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और साथ ही कॉल ऑफ द डे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर IEX यहाँ पर खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं और क्लियरली यहाँ पर संतोष जी की तरफ से इसमें एक रिकमेंडेशन आती हुई। रुचित, कुछ तमाम स्पेसेस हैं, कुछ तमाम काउंटर्स हैं जो कि खबरों के चलते काफ़ी हद तक फोकस में देखने को मिले हैं, उन पर आपसे चर्चा करना चाहूँगी। पर्टिकुलरली TCS कंपनी का बायबैक जो है 18,000 करोड़ का वो आज खुलने जा रहा है। एक बार स्टॉक को देखें, टेक्निकली चार्ट्स को देखें और बताएं क्या किया जा सकता है। टेक्निकली पॉजिटिव है स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी स्टॉक प्राइस में 4,000 से लेकर 3,450 तक करेक्शन आया है और ओवरऑल IT स्पेस में आप देखेंगे तो डिफेंसिव तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट दिख रही है। स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे पुल बैक मूव में फिर से 3,750 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो सर्टेनली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 3750 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे और 3480 के नीचे स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकते हैं। शरद दुबे भी हमारे साथ जुड़ेंगे 3 टॉप स्टॉक्स डिस्कस करने के लिए। त्रिमूर्ति शेयर जो आज जिसमें बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक मूव आएगा, वो जल्दी ही रेडी हो रहे हैं और हम उनके पास 30 सेकेंड्स में जाएंगे। आनंद, इससे पहले वापस आते हैं और हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस टैक्स स्टॉक्स की। प्रशांत, कल क्या हुआ ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्यूल प्राइस हाइक की होप में 5-5% चल गए। गैस स्टॉक्स ऑलरेडी चल रहे थे 8-10%। आपको इसमें कुछ अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग आइडिया नजर आता है स्पेस पे अभी यहाँ से भी? जी डेफिनेटली एक स्टॉक जिसने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट विद वॉल्यूम दिया हुआ है काफी दिनों के बाद, काफी महीनों के बाद रादर, वो ONGC है और इसमें अभी करीबन 180 चल रहा है। अगर हमें इस रेंज में मिल जाए 170-75 के आसपास, 70 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, 175 तक भी ये मिल जाए तो ये बहुत अच्छी खरीदारी की लेवल होगी। इसमें हमें निवेश करना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें पोजिशनली रखना चाहिए 160 का 160, वहां से हम टारगेट इसमें 200 का भी देख सकते हैं क्योंकि ये हर इंडिकेटर और हर वॉल्यूम प्राइस पैटर्न पे बहुत अच्छा और ट्रस्टवर्दी ब्रेकआउट लग रहा है मुझे। तो ONGC मुझे डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लग रहा है। रुचित, ऑटो स्टॉक्स जो हो रहे इस समय जिस हिसाब से हम देख रहे हैं वो वापस से अपने 52 लो की तरफ जा रहे हैं। आप देखिए मारुति गिर रहा है, हीरो मोटो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा है। उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है एक अपसाइड देखने के बाद। और अभी न्यूज़ ये आ रही है कि कोबाल्ट, निकल, ये सारे जो मेटल्स हैं जो EV में इस्तेमाल होते हैं उनके प्राइसेस बहुत भाग गए। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये रिबाउंड आता है तो ये बीटन डाउन ऑटो स्टॉक्स जो इंटरनल कंबस्शन इंजन वाले हैं उनकी अपील अच्छी होती है? क्या उनकी तरफ रिबाउंड के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज बन रही है? आई थिंक डेफिनेटली जो राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस जब तक है तब तक नो आई डोंट थिंक कि ऑटो स्पेस में आपको कोई भी बाइंग इंटरेस्ट नजर आएगी। शॉर्ट पोजीशंस काफी बनी है तो इसके लिए थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग में आप पुल बैक मूव देख सकते हैं बाजार के साथ साथ। लेकिन अगर निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी देखें तो नो जो क्रूशियल सपोर्ट से 10,200 10,300 के निफ्टी ऑटो इंडेक्स में वो ये इंडेक्स ने ब्रेक किया है। तो अब जब भी पुल बैक मूव आएगा स्टॉक्स में तो निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 10,200 जो प्रीवियस सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और मेजर सपोर्ट आई थिंक कहीं ना कहीं ये इंडेक्स को 8,800 9,000 के आसपास आएगा, जहां पे अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने हैं या कोई बाइंग इंटरेस्ट देखना है तो आई थिंक वो एक एरिया रहेगा। जब ऑटो जब 8,800 9,000 के आसपास आता है तो आप ऑटो स्टॉक्स में कुछ बाइंग इंटरेस्ट या कॉन्ट्रा कॉल्स लेने के लिए देख सकते हैं। बट फिलहाल नो जब तक कमोडिटीज के प्राइसेस ऐसे सेटल डाउन नहीं हो जाता है तब तक वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हाई रहेगी और नो कोई बाइंग इंटरेस्ट आई डोंट थिंक ये स्टॉक्स में नजर आएगा। पुल बैक मूव्स पे लाइट हो अगर एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो, और अगर आप कॉन्ट्रा कॉल्स लेने को देख रहे हैं तो 8,800 9,000 का लेवल्स रहेगा ऑटो इंडेक्स पे, जहां पे फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक कॉन्ट्रा कॉल्स ले सकते हैं। राइट, चलिए हम आपको बताते हैं वो 3 कौन से स्टॉक्स हैं जो शरद दुबे ने आइडेंटिफाई किए खबरों के बल पे।
त्रिमूर्ति स्टॉक्स, उसके बाद हम टेक चेक करेंगे उन चार्ट्स पे। शरद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले इंडसइंड बैंक फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है कंपनी को एक क्लीन चिट मिली है। डेलॉयट की जो है ऑडिट रिपोर्ट फाइंडिंग्स आई थी जो भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के मैटर के ऊपर, तो वहाँ पे जो है कोई बड़ी मेजर रिमार्क्स नहीं देखने मिली, तो उसके कारण जो है एक पॉजिटिव क्लीन चिट जो है मिला है। इसके अलावा जो देखा जाए अगर पूरी रिपोर्ट के बारे में, तो कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आया है और कोई प्रोसीड्यूरल लैप्स थोड़े बहुत ज़रूर हुए हैं, तो उसको ज़रूर पॉइंट आउट किया गया है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि इसके कारण जो क्लीन चिट के कारण जो मूवमेंट होगी मैनेजमेंट की, जो CFO है, CEO है, जो स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल में जाएंगे, उसमें वो एक ईज आउट हो सकती है क्योंकि कोई बाधा नहीं होगी आगे जाते हुए। तो इसके कारण इवन स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल पे भी एक जो है पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। और याद रखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है बैंक के वैल्यूएशंस, उसके प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस लगभग 1.1 टाइम्स है बैंक के, तो ये दोनों पॉजिटिव ट्रिगर्स जो है इंडसइंड बैंक के लिए जो है देखने मिल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि ओपनिंग अप की थीम चल रही है और कल बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है जहाँ पे आपके जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो आप रिज्यूम कर सकती है सर्विसेज मार्च 27 से। अब याद रखिए 26 मार्च तक जो है एयर बबल एग्रीमेंट चले जा रहा है, तो उसके कारण जो है आपके एविएशन स्टॉक्स ले लीजिए, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, टूरिज्म स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स में जो है एक अच्छी मूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और याद रखिएगा पिछले 2 साल से ये एयर बबल जो है अरेंजमेंट चली जा रही थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात होगा स्पेशली ट्रैवल और टूरिज्म का थीम को देखते हुए। इसके अलावा शेयर होल्डर एक्टिविज्म पे भी एक फोकस रहेगा और डिश टीवी के ऊपर जो है आज फोकस रहने वाला है। यहाँ पे शेयर होल्डर्स ने जो है तीनों जो प्रपोजल्स हैं AGM में उन्हें रिजेक्ट कर दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने वोट अगेंस्ट किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अडॉप्शन को लेकर। रीअपॉइंटमेंट के भी एक डायरेक्टर थे अशोक क्यूरेन, उनके रीअपॉइंटमेंट को के भी जो रिक्वायरमेंट है उसे खारिज कर दिया। तो इसके कारण जो है शेयर होल्डर एक्टिविज्म जो है स्टॉक पे और ओवरऑल जो इंडस्ट्री पे है भारी पड़ रहा है। अब देखा जाए तो कंपनी को जो है सेबी ने फोर्स किया था कि वो सारे अपने रिजल्ट्स जो AGM के वो डिस्क्लोज करे लास्ट वीक, तो उनका एक मैंडेटरी जो था मूव था जो आज कंपनी को करना पड़ा। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी इम्प्लीकेशन देखें तो इसमें दिखा रहा है कि बोर्ड की स्ट्रेंथ जो है थोड़ी वीकनिंग हो गई है और जो स्टेक होल्डर माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनका स्ट्रेंथ में जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। ओके, तो क्लियरली शरद शुक्रिया ये सारे के सारे त्रिमूर्ति शेयर्स हमें बताने के लिए। 3 शेयर्स यहाँ पर और तीनों के तीन वो दमदार शेयर्स हैं जो कि खबरों के दम पर आज एक्शन में रहते हुए दिख सकते हैं। इसमें एक सेक्टर भी है, एविएशन स्पेस पर भी हमें नजर रखनी है। चलिए हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से इन त्रिमूर्ति शेयर्स पर डिस्कशन कर लेते हैं। एविएशन और होटल टूरिज्म पर रुचित आपका नजरिया हम जानना चाहेंगे। ऑफकोर्स अनलॉक थीम तो है ही जिसका एक इम्पैक्ट है इन पर पड़ता हुआ हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली 27 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशंस जो हैं वो फिर से शुरू होने जा रहे हैं। अब एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट यहाँ पर आता हुआ लगातार इन सेक्टर्स में हमने देखा है। जैसे जैसे अनलॉक थीम या फिर रेस्ट्रिक्शंस ईज आउट होते हुए दिखे उसका एक इम्पैक्ट है। अब ये एक नई खबर है, क्या लगता है स्पाइस जेट, इंटरग्लोब एविएशन जैसे स्टॉक्स में आपका आउटलुक टेक्निकली क्या होगा? इन प्राइस वाइज ऑलरेडी अच्छा करेक्शन पिछले कुछ दिनों में मार्केट के साथ साथ ये स्टॉक्स में भी हो गया है। और इंडिगो स्पेसिफिकली बात करें तो उनका सपोर्ट्स 1530 1550 की रेंज में अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में डाउन साइड काफी लिमिटेड है। सर्टेनली एक पॉजिटिव इंपैक्ट ये स्टॉक पे रहेगा और क्योंकि स्टॉक सपोर्ट पे है तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। नीचे 1525 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और फिर से एक 1800 तक का पुल बैक मूव एटलीस्ट ये खबर के लिए से देखने मिल सकता है। स्पाइस जेट को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह रहेगी जब तक प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम्स नहीं दिखते हैं, तब तक आई थिंक बेटर है कि अगर ये स्टॉक में ये सेक्टर में से कोई पिक करना है तो इंडिगो से ही स्टिक करें। क्लियरली अजय का एक सवाल था, वैसे मैं अब आपसे पूछना चाहूँगी टू आवर टेक्निकल एक्सपर्ट। 27 से अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स जो हैं ऑपरेशंस जो हैं शुरू होने जा रहे हैं। रुचित, संतोष, प्रशांत, आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? रुचित, स्टार्ट विथ यू। जुबान फिलहाल तो कोई प्लान्स नहीं है, लेट्स सी आगे अगर अप्रैल मई में कुछ प्लान बनता है तो। प्रशांत, आपका कोई ट्रैवल प्लान बन रहा है? जी एक्चुअली मुझे बहुत इंटरेस्ट था 2020 से ही ग्रीस विजिट करने के लिए, बट अब मुझे लग रहा है मैं इस साल भी होल्ड करूंगा, लोकली कहीं जाऊंगा, मोस्टली शिमला मनाली, अगले साल ही ग्रीस को देखा जाए। संतोष जी, आप क्या कहेंगे? इंटरनेशनल तो नहीं, डोमेस्टिकली नेक्स्ट मंथ मेरा तिरुपति बालाजी जाने का है और रिसेंटली मैं ऋषिकेश घूमकर आया हूँ, तो अभी डोमेस्टिकली घूम रहे हैं।
ओके डिम्पी, आप ही बता दीजिए, सबके प्लान्स तो नहीं, बन रहे हैं, मेरा तो आपके कोई प्लान बन रहे हैं? नहीं, मेरा तो कोई प्लान नहीं, हम तो मार्केट के साथ ही रहेंगे, एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी है। खैर आगे बढ़ते हैं, इस प्लान्स को फिलहाल यही भी रोक लेते हैं क्योंकि अभी बाजार अलाउ ही नहीं कर रहा किसी को बाहर जाने के लिए। प्रशांत, एक चीज़ है, और आज हमने देखा है कि जो क्रूड को लेकर वॉलिटिलिटी फिर से ज़्यादा है। क्रूड से सेंसिटिव दो शेयर्स मैं आपसे पता करूंगा, पहला ONGC जो बैक टू बैक चल रहा है, और दूसरा इंडिगो जो कि पुल बैक देता है जैसे क्रूड के प्राइसेस थोड़े भी नीचे आएंगे। तो आप दोनों को जरा जल्दी से चार्ट चेक करके बता दीजिए। जी डीपी जी, जहां तक ONGC का सवाल है, जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट विद वॉल्यूम हुआ है। ये कोई शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट नहीं लग रहा है मुझे, करीबन ये 1-1.5 महीना और अच्छे से प्राइस मूव दे सकता है। तो इसमें मेरी 100% खरीदारी की राय होगी। थोड़ा डिप के रुकना चाहिए, अभी ये 180 चल रहा है, अगर हमें 175 170 की रेंज में मिल जाए तो ये बहुत अच्छा लेवल होगा, और हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 160 के नीचे यानी 155-58 के रेंज में रखना होगा। और मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक हमें 195-200 के लेवल्स दिखा देगा। ये मेरी तो ONGC पे खरीदारी की राय होगी। और उसी के सामने मैं जब इंडिगो देख रहा हूँ तो डेफिनेटली ये स्टॉक एक सेल डाउन राइज है, और अभी ये करीबन 1600 चल रहा है। ये मुझे लग रहा है कि फिर से अगर करीबन 1700 के भी नजदीक आए तो इसमें और बिकवाली आएगी, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस स्टॉक में हमें निवेश किस लेवल के ऊपर करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से जब तक ये स्टॉक 1800 के ऊपर नहीं जाए, इसमें हर एक रैली बेची जाएगी। बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि हमें बॉटम कैच करने जाएंगे, एक न्यू बॉटम बन जाएगा, तो थोड़ा सा इससे बच के रहना चाहिए। जिनके पास हो वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें 1550 का, अगर ये ब्रेक हो जाए तो आप इसमें से एग्जिट ले लीजिए। इस बीच आप देख पा रहे होंगे 38 अंकों की गिरावट है 1 घंटा पहले, यानी कि अगर आप 1 घंटा पहले SGX निफ्टी को देख पा रहे होंगे तो वहाँ पे करीब 100 अंकों की बढ़त थी, 70 अंकों की बढ़त थी, अभी करीब 38 अंकों का नुकसान है। तो शुरुआत आज हो सकता है फिर से एक आपको काफ़ी पोलाइट होती हुई दिखे। संतोष, इस बीच आपसे भी एक सवाल होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज कल बाजार के पुल बैक में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, आज बाजार को गिराने में काम तो नहीं करेगा? रिलायंस अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज 200 दिन के नीचे ट्रेड कर रहा है, वो एक नेगेटिव साइन है। अगर मार्केट में प्रेशर आया तो थोड़ा दबाव डाल सकता है। हालांकि ये 2150 से 2200 के बीच में सपोर्ट ले रहा है, तो अगर 2150 का लेवल तोड़ता है तो फिर हमें इसमें 2050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इसको वापस से 2350 के ऊपर आना पड़ेगा, तभी ये स्ट्रेंथ शो कर पाएगा। क्लियरली इस तरह के मूव्स फिलहाल नजर आ रहे हैं, और बाजार में SGX निफ्टी पर भी लगातार हमारी नजर है। जिस तरह से कमजोरी बुलेटिन या फिर कह सकते हैं सेशन की शुरुआत में 7 बजे आज हमने देखा था एशियाई बाजार मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे थे, तब भी हमने आपको बताया था कि इस मजबूती पर बिल्कुल ना जाए, मिला जुला एक्शन दिख सकता है। देखिए वही होता हुआ दिख रहा है, करीब 30 अंकों की कमजोरी के साथ SGX निफ्टी लाल निशान में लुढ़कता हुआ। रुचित, राइस स्टॉक्स की अगर बात करें, देखिए कंजम्पशन जो राइस स्टॉक्स का है पर्टिकुलरली, या राइस बेस्ड ब्रांड्स का है पर्टिकुलरली, फॉरेन कंट्रीज में बढ़ता हुआ दिखेगा क्योंकि वीट प्राइसेस जो हैं लगातार वो एक एलिवेटेड एक्शन दिखा रही हैं। इसका एक इम्पैक्ट है जो कि डोमेस्टिक मार्केट्स में KRBL LT फूड्स पर नजर भी आ रहा है। न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट एक यहाँ पर आती हुई ज़रूर दिख रही है, लेकिन टेक्निकली ये चार्ट्स अगर देखें तेज़ी के साथ ट्रेड्स करते हुए दिखे थे। अब क्या लगता है आगे तेज़ी बढ़ती हुई बरकरार रहेगी? ये LNT फूड्स में एक पुल बैक मूव डेफिनेटली आया है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है 69 के लेवल्स ये स्टॉक को पार करना, क्योंकि स्टॉक का 200 दिन का मूविंग एवरेज 69 के आसपास है, और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये वहीं से स्टॉक फिर से थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है। आई थिंक अगर 69 के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखा जा सकता है। 76-77 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में ही नजर आएंगे। तो अगर कोई ये स्टॉक में ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो मैं कहूंगा 69 के ऊपर अगर ये स्टॉक मूव होता है तो वहां पे ये स्टॉक में खरीदारी करे, उसके बाद 65 के स्टॉप लॉस रखे और 76 तक के टारगेट्स। यहाँ पर 76 तक के टारगेट्स जाते हुए दिख सकते हैं। पोजीशंस है तो उसे ज़रूर इंटैक्ट रखें, और अगर खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं तो सही लेवल्स या फिर गिरावट पर दिखे तब फिर एक बार बाय कॉल्स इनिशिएट करने के बारे में सोचा जा सकता है। 76 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इस बीच प्रशांत जी, आपसे पूछना चाहूँगी, JK सीमेंट हम लगातार देख रहे हैं 5 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक जो है बिल्कुल टूटता हुआ। कंपनी ने पेंट सेगमेंट में उतरने की बात भी कही थी, एक ऐलान 2 दिन पहले आता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद भी कोई इम्पैक्ट नज़र आ नहीं रहा है। पर्टिकुलरली सीमेंट स्पेस की अगर बात करें, JK सीमेंट, क्या ये गिरावट में एक बार एंट्री के बारे में सोचा जाए या फिर दूर रहना है, और अगर इससे दूर रहना है तो सीमेंट स्पेस में कहाँ नज़र बनानी चाहिए?
मेरे हिसाब से सीमेंट स्पेस में थोड़ा दूर रहना चाहिए। और जहां मैं जेके सीमेंट देख रहा हूँ, मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था जिसका अभी इफेक्ट आ रहा है, वॉल्यूम के साथ बिकवाली हो रही है। और अभी हम करीबन 2190 की रेंज में, मेरे हिसाब से जो अहम सपोर्ट है वो होगा करीबन 2040 करीब 2050 का। और इसी महीने में शायद हम 2050 को विजिट कर लेंगे। तो उस लेवल पे प्राइस क्या करेगी ये बहुत अहम होगा इस स्टॉक के लिए। बाइंग की सलाह बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे कहते हैं कि डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये बिल्कुल एक फॉलिंग नाइफ है, इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। 2050 के बाद अगर ये बाउंस करे तब इसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। और 6% से ज़्यादा की गिरावट है। कुछ एक ऐसे शेयर्स भी हैं जहाँ पे आज न्यूज़ फ्लो है, जैसे टीसीएस है, इसका बायबैक खुल रहा है आज से। कल टीसीएस ने अच्छा पार्टिसिपेट किया था इन्फोसिस के साथ मिलके। संतोष, एक बार आपसे होगा सवाल, टीसीएस आज ले लें क्या? अभी टिल जब तक बायबैक इसका कंप्लीट नहीं होता तब तक ज़्यादा बड़े डीप कट्स शायद नहीं आए इसके अंदर। यस, एग्री के डाउन साइड तो लिमिटेड नजर आ रहा है, लेकिन इमीडिएटली यहाँ पे 50 रुपए का अपसाइड और देखने को मिल सकता है 3650 तक। वहां पर जाके शायद इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े और वहां पे थोड़ा अटक सकता है। लेकिन अगर 3650 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो हमको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है 3750 3800 तक की। हालांकि डाउन साइड अब लिमिटेड है, 3400 के नीचे मुझे जाते नजर नहीं आता, तो इसको थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे अप्रोच किया जा सकता है। सौमित भी इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो आपको ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स बता देंगे। रिपोर्ट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सीएलएसए के 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं। सौमित, पहले आप जरा रिपोर्ट्स बताइए, फिर हमारे मेहमान बताएंगे उसमें हमको करना क्या है। सौमित, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पहला रिपोर्ट जो सीएलएसए का है वो भारती एयरटेल पे है। उन्होंने अपना बाय रेटिंग रखा हुआ है और जो टारगेट प्राइस है वो 915 का है। काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है और कंपनी काफ़ी बुलिश है कंपनी के एंटरप्राइज सेगमेंट वाले बिजनेस में। वो कह रहे हैं कि टाटा कम्युनिकेशन के सामने भारतीय एयरटेल का जो एंटरप्राइज बिजनेस है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ की उनकी एक्सपेक्टेशंस है। और अभी जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में हमें मार्केट में फॉल देखने को मिल रहा है, ऐसे सिचुएशन में सीएलएसए का मानना है कि भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। और वो ये भी कहते हैं कि आगे जाके उन्हें काफ़ी अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है ग्रोथ और वैल्यूएशन टर्म्स में। दूसरा रिपोर्ट है फिनिक्स मिल पे, वहाँ पे भी उन्होंने बाय रेटिंग रखा हुआ है और जो टारगेट प्राइस है वो 1174 का है। अब वो कह रहे हैं कि फेब 2022 में एक शार्प रिकवरी देखने को मिला था फुटफॉल्स में, और मार्च 2022 में भी अच्छी खासी रिकवरी उनकी ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशंस है। और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रेंटल इनकम होगी वो करीब 30% से ग्रो कर सकती है FY22 से लेके FY27 तक। एयरलाइन कंपनीज पे सिटी ने एक नोट निकाला था जहाँ पे वो काफ़ी बेरिश है इंडिगो पे। वो कह रहे हैं कि फ्यूल प्राइस हायर होने के कारण कंपनी के फाइनेंशियल्स पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। अब इंटरनेशनल एयर ट्रैवल जो मार्च से खुलने वाला है वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट जो हायर फ्यूल प्राइसेस है ये नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर करेगा उनके फाइनेंशियल्स पे, और इसीलिए काफ़ी बेरिश रिपोर्ट है सिटी का इंडिगो पे और एयरलाइन पूरे सेक्टर पे। आखिरी रिपोर्ट जो है वो ऑटो सेक्टर पे है, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका कह रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर्स में हमें फॉल देखने को मिला है 20-30% का, वो जो कमोडिटी रेट प्राइसेस को रिलेटेड जो हेडविंड्स है उसी कारण देखने मिला है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अर्निंग्स पे करीब 10-20% का कट आ सकता है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस काफ़ी हायर है और उसी कारण करीब 1.5 to 2 परसेंटेज पॉइंट्स का मार्जिन इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। बट अभी वो कह रहे हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी रीजनेबल लग रहा है उन्हें इस लेवल पे, बट वो अभी भी अवेट करेंगे अर्निंग्स कट का इम्पैक्ट देखने के लिए ऑटो स्टॉक्स पे। तो फिर अप्रैल से आपको अर्निंग्स पे आना शुरू हो जाएंगी। 7-8 अप्रैल से टिपिकली अर्निंग्स का सीजन शुरू होता है। लेकिन आज इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सीएलएसए की जो भारतीय एयरटेल को लेके 915 का टारगेट है। प्रशांत, आज आपने भी भारतीय एयरटेल अपनी कॉल दी है, आज सीएलएसए की तरफ से भी खरीदारी की राय है 915 का, खुलते ही ले लेना है या फिर कोई पर्टिकुलर लेवल पे एंट्री करनी है हमको? डिम्पी जी, मेरी इसमें राय थोड़ी अलग है। मैंने ये कहा था कि ये बहुत वीक लग रहा है मुझे, और मैं इसको अगर रैली मिल जाए 690 के करीब, तब मैं इसको 670 के करीब मैं इसको बेचना चाहूंगा विद स्टॉप लॉस एट 690, और मेरा टारगेट होगा 645। 645 के आने के बाद अगर एक बेस फॉर्म करे वहां मैं इसको लेना चाहूंगा। तो मेरी राय थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शन में स्टॉक के लिए। शेयर आपसे और पता करना है, वो है इंडिगो एयरलाइंस। आपसे इससे पहले भी मैंने पता किया था, इंडिगो एयरलाइंस या फिर स्पाइसजेट, दोनों में से कहीं आपको ज़्यादा बड़े क्रैक दिखते हैं क्या, या फिर सपोर्ट एरियाज के आसपास हैं? इंडिगो ऑलरेडी आप बता चुके हैं प्रशांत, स्पाइसजेट देख लीजिए। जी, स्पाइसजेट तो मुझे दिख रहा है एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन जोन में गया हुआ है, ना उनमें वॉल्यूम है ना कुछ है, तो इसको कहाँ लेना चाहिए? मेरे हिसाब से ये करीबन 57-58 रेंज में चल रहा है। इसको हमें 62 के ऊपर ही खरीदना चाहिए। जब तक ये 62 क्रॉस ना करे इसमें निवेश मत कीजिए। 62 के ऊपर ले लीजिए और 55 का स्टॉप लॉस रख लीजिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। और यहाँ से अगर वो 62 क्रॉस कर दे
तो हमें फर्स्ट टारगेट 80 मिल जाएगा। इसके ऊपर ये सस्टेन करें 85-90 तक के लेवल दिख सकते हैं, बट 62 जब तक क्रॉस ना हो इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। 62 के लेवल्स का वेट करें, उसके बाद निवेश का नजरिया यहाँ पर बनाया जा सकता है। उसके बाद 80 और 80 के बाद 90 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन उससे पहले 62 के लेवल्स ये पार करें, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। संतोष, इंडसइंड बैंक त्रिमूर्ति शेयर्स में हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी से जुड़ी एक खबर आई है जिसका इम्पैक्ट आज पड़ता हुआ दिख सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट में भारत फाइनेंशियल केस में डिलॉयट से क्लीन चिट मिलती हुई ये खबर आती हुई देखने को मिली है। कल के सत्र में भी अगर देखें करीब आधे से 1% तक की बढ़त इंडसइंड बैंक की स्टॉक प्राइस में देखने को मिली थी, टेक्निकली 840 के लेवल्स पर। आपको ये कैसा लग रहा है? जिस जगह बैठा हुआ है इंडसइंड बैंक 800 से 810 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। काफी लंबे समय से इस एरिया में जब भी आता है हमको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो हो सकता है यहाँ से फिर से हमको बाउंस बैक देखने को मिले 900 से 920 तक, वहां रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन इन केस अगर ये 800 के नीचे फिसल जाता है तो फिर इसमें फिर से 100 पॉइंट का कट आ सकता है, बट चांसेस कम लग रहे हैं यहाँ से पुल बैक आ सकता है 100-150 पॉइंट का। तो 100-150 पॉइंट का यहाँ पर पुल बैक आने के अनुमान नज़र आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है। त्रिमूर्ति शेयर जो हम आपको सुबह सबसे पहले 3 बड़े शेयर्स जिसमें बड़े कह सकते हैं आउटकम्स आते हुए दिख सकते हैं, खबरों के दम पर एक्शन दिख सकता है, वो बताते हैं। उसमें से एक इंडसइंड बैंक और आज का त्रिमूर्ति शेयर, ये एक त्रिमूर्ति शेयर आउट ऑफ द 3 जिस पर एक इम्पैक्ट हम देखेंगे बाजार खुलने पर ये कैसे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑलराइट, पार्थिव शाह भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू आ रहे हैं। आईटी स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स तो फेवर में है, लेकिन डे टू डे यूज़ में कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी फंस जाती है। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। पार्थिव, ये बताइए कि आपके सर्कल में क्या अल्ट्रा एचएनआई रिटेल ने बाजार में निबलिंग स्टार्ट कर दी है या अभी नहीं की है? कल जिस हिसाब से ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छा ब्रेथ देखने को मिला था, कुछ अर्ली साइंस नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर वो एफआई का 8,000 करोड़ का सेल फिगर डरा देता है बायर्स को। गुड मॉर्निंग अजय। देखिए अजय, जो कंसेंसस व्यू आज की तारीख में आ रहा है स्पेशली फ्रॉम एचएनआईज एंड अल्ट्रा एचएनआईज, और जो हम भी जो डिस्कशन करते हैं, वन थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो सेंसिटिविटी है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बिकॉज ऑफ क्रूड, कमोडिटीज लाइक मेटल्स, केमिकल प्राइसेस एक्सेट्रा बहुत ज्यादा हाई है। और मोस्ट ऑफ द कंपनी के व्यू इस तरह के आ रहे हैं कि Q4 तक, बिकॉज उनके पास इन्वेंट्री बैकलॉग रहता है करीबन 1.5 महीने का, तो Q4 तक हम लोग कोई मेजर मार्जिन्स में ऐसा इश्यू नहीं देखेंगे। लेकिन कम Q1 ऑनवर्ड्स ऑफ FY23 देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि मिनिमम 2 क्वार्टर तक हम लोग देखेंगे कि टॉप लाइन ग्रोथ दिखेगा, बिकॉज रियलाइजेशन बड़ा है। डिमांड भी देखना पड़ेगा कैसे इम्पैक्ट होती है। हमने सुना है कि कुछ प्राइस के बियॉन्ड इनइलास्टिसिटी हो जाती है जो जिससे डिमांड पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन मेरा मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY23 मानी Q3 Q4 तक देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि क्रूड ऑयल विल नॉट सस्टेन दीज लेवल्स, और हम लोग देखेंगे इनवर्स कोरिलेशन के जैसे जैसे क्रूड ऑयल में करेक्शन आता है, इट कुड बी एनी रीजन की वॉर सबसाइड हो गया, या तो नया सप्लाई आ गया, या डिमांड का डिस्ट्रक्शन हुआ है, वॉट एवर मे बी द रीजन, अगर क्रूड ऑयल घटता है तो हम लोग देखेंगे इनवर्स कोरिलेशन है टू द इंडियन मार्केट। और यही व्यू काफी एचएनआईज प्ले करना चाहते हैं। क्वालिटी स्टॉक जैसे कि एशियन पेंट्स, उसमें हमने देखा है कि फ्रॉम द पीक 25 to 30% करेक्शन आया है। तो इन तरह के स्टॉक्स हमने देखा है कि एचएनआईज को फेवरेट रहते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं। इवन बैंकिंग सेक्टर में भी हम देखें तो जो बैंकिंग हेवी वेट थे, बैंकिंग फेवरेट थे, जिन्होंने पिछले क्वार्टर तक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं दी इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी, और आज के तारीख के जो ग्लोबल मैक्रो सेटअप है उसके वजह से जो व्यू है वो बदलने वाला नहीं है। तो वहां पे भी नेम्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, इन एनबीएफसी नेम्स लाइक एचडीएफसी लिमिटेड, हम जानते हैं एचडीएफसी लिमिटेड जैसा शेयर 2800 रुपीज के लेवल से जाके आज 2100 पे अवेलेबल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई है वो लोग ज्यादातर फ्रंटलाइन नेम्स में बेट कर रहे हैं। दे आर अवॉइडिंग द मिड कैप एंड स्मॉल कैप नेम्स बिकॉज वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, वैल्यूएशन का भी कंसर्न है।
लेकिन दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू निबल अजय, और मेरा मानना है कि एक स्टैगरिंग अप्रोच ले रहे हैं। इवन सीमेंट सेक्टर में भी हमने देखा है काफी ऐसे शेयर्स है, ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू चिप नेम्स लाइक अल्ट्राटेक सीमेंट, जो 7800 लेवल से गिर के अभी हमने देखा है करीबन 6000 के लेवल्स पे आ गया है। तो आई ऑल्सो फील दीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव लेवल्स टू एंटर एंड कम 6 months डाउन द लाइन। शायद हो सकता है कि विद ऑयल गोइंग डाउन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स गोइंग डाउन, यहाँ पे ज्यादा बाइंग आएगी। पार्थिव, कल जेफरीज ने दोपहर में एक नोट निकाला और बोला कि गिरावट के बाद भी इमर्जिंग मार्केट्स, स्पेशली इंडिया जैसे मार्केट्स, बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं हुए हैं। आपकी क्या व्यू है जिस हिसाब से वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं? क्योंकि डेटा तो बताता है 21-22 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड वाला इंडेक्स फॉर एग्जांपल 18.5 आ गया है, कुछ करेक्शन तो हुआ ही है। एब्सोल्युटली अजय, आपका पॉइंट बैंग ऑन है, बिकॉज आज की तारीख में आपने जो बताया कि एमएससीआई इंडेक्स के बास्केट में इंडिया इज कोटिंग एट 18.5 टाइम्स फॉरवर्ड, और जो एंटायर इमर्जिंग मार्केट एमएससीआई बास्केट है वो करीबन 11.5 के आसपास कोट कर रही है। लेकिन हमें ये चीज भूलनी नहीं चाहिए कि उस इंडेक्स में देयर आर इवन मार्केट्स लाइक चाइना एंड रशिया जो हिस्टोरिकली एक डिस्काउंट पे कोट करते हैं, बिकॉज उनकी जो आरओईज है वो इंडिया, ताइवान जैसे मार्केट से काफी कम रहती है। तो इंडिया हैज ऑलवेज कमांडेड अ प्रीमियम, नो डाउट, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि आज की तारीख में इंडिया का जो प्रीमियम है वो बास्केट में इज इवन स्लाइटली हायर, बट इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ आज के तारीख में हमारे जो मैक्रोज है, नो डाउट इट विल गेट डिस्टर्ब स्लाइटली, बट स्टिल विद आवर फॉरेक्स रिजर्व्स, विद आवर गोल्ड रिजर्व्स, और जिस तरह की हमारी करेंसी भी की आज तक जो स्टेबिलिटी रही है, तो वी फील इंडिया विल डिजर्व दिस प्रीमियम। और मेरा मानना है कि हमने टोटल 15% करेक्शन ऑलरेडी देखा है, जिससे हमारे वैल्यूएशंस काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए। और अजय, हम जानते हैं कि जब इंडेक्स लेवल पे 15% करेक्शन आता है, तब स्टॉक लेवल पे 20, 25, 30% जैसा करेक्शन आता है। तो इट विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टर्स टू चेरी पिक, और ये देखना रहेगा कि ऐसे कंपनीज और ऐसे सेक्टर्स के अंदर हम रुचि ले जहाँ पे हिस्टोरिकल 5 ईयर वैल्यूएशन बैंड के नीचे भी कुछ ऐसे शेयर्स है जो वो वैल्यूएशन बैंड के नीचे गए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ द कंपनी प्रोफाइल, इन टर्म्स ऑफ द मैनेजमेंट पेडिग्री, इन टर्म्स ऑफ द बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, ये सब इंटैक्ट है। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर जो आने वाले 2-3 क्वार्टर को इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन 2-3 साल के अंदर देखेंगे तो वो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट साबित होंगे। तो इन्वेस्टर्स विल हैव टू चेरी पिक क्वालिटी फ्रंटलाइन में। ओके, ठीक है। बाजार अभी इंडिकेटिव टिक्स दिखाने में अभी 1.5 मिनट का समय बाकी है। कुछ एक ऐसे स्टॉक्स जो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर आज फिर से बज़ कर सकते हैं, उस पर आपको ज़रा ध्यान रखना होगा। उसी कैटेगरी के अंदर फार्मास्यूटिकल शेयर्स भी हो सकते हैं। कल हमने देखा था कि सिप्ला, सन फार्मा बकायदा डे हाइस पे बंद हुए थे। प्रशांत, एक बार जरा सन फार्मा का चार्ट देखिए तो आज फिर से चलेगा क्या? एक तो इसमें ना अच्छा फ्लेवर है, हेज के भी काउंटर्स हैं, करेंसी का बेनिफिट भी मिलता है और हेजिंग भी है। डीपी जी, ये स्टॉक मुझे काफी अच्छा, इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, बेस फॉर्मेशन दिख रहा है, और इसमें मुझे लग रहा है कि एक बार ये, इसमें एक अहम रेजिस्टेंस है 880 का, तो कोई एक छोटा सा ट्रेड करना चाहे तो उस टारगेट के लिए कर सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 845, यानी करीबन 1:3 हो जाएगा। बट इसमें मोमेंटम बाय कब बनता है? इसमें पोजिशनल बाय बनता है जब हम 885 के ऊपर निकल जाए, 885 के ऊपर, तब मुझे लगता है ये स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाएगा, और वहां पे हम 855 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रख के इसको एक स्ट्रॉन्ग मूव के लिए पकड़ सकते हैं। फिलहाल एक स्मॉल बाय होगा जहां पे 885 मेजर रेजिस्टेंस है, तो वो टारगेट रख के आप बाय कर सकते हो। कोल इंडिया के प्राइजेस को लेकर सबको थोड़ी आशंका ये रहती है कि कोल के प्राइजेस इंटरनेशनल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कल जब अनिल अग्रवाल से एक खास इंटरव्यू में चर्चा हुई तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही माइन्यूट सी बात बोली कि भारत सिर्फ कोल इंडिया पे ही निर्भर है अपने कोयले के लिए। क्या भारत को और रिसोर्सेज नहीं देखने चाहिए? क्या सिर्फ वो एक मार्केट बन के रह जाएगा या फिर प्रोड्यूसर बड़ा मार्केट भी बन जाएगा? कोल इंडिया के एक बार चार्ट आपके सामने रखते हैं। कोल इंडिया बताइए एक बार, रुचित, आपको कितना ठीक लग रहा है? अभी और चलेगा क्या? ये चलता सिर्फ इंटरनेशनल खबरों की वजह से है, जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेंगे तभी, भारत से कोई लेना देना नहीं हो रहा है इसका। आई थिंक यस, नो, अगर आप रिसेंटली भी देखें तो जब कोल के प्राइजेस की बढ़ने की खबर आई तो हमने एक अच्छा प्राइस अप मूव ये स्टॉक में देखा, और वॉल्यूम्स देखे तो ये प्राइस अप मूव में काफी बेहतरीन वॉल्यूम्स हुए। तो यूजुअली जब भी ऐसे प्राइस अप मूव में अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं तो हमें एक सस्टेन अप मूव आने की पॉसिबिलिटी रहती है। इनिशियली 200 से 205 की रेंज ये आप ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जहां पे प्रीवियस स्विंग हाइस भी है। तो फिलहाल तो ट्रेंड तेजी का ही है। डिक्लाइंस पे ये स्टॉक में 180 के आसपास अच्छा सपोर्ट रहेगा, और 205 तक के लेवल्स ये स्टॉक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में जाने चाहिए।
मार्केट प्री ओपन के लेवल्स आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। करीब 704 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स में प्री ओपन में फिलहाल आप देखेंगे कामकाज 54,000 के ऊपर 54,161 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही निफ्टी में भी 201 करीब 200 अंकों के ऊपर की तेजी यहाँ पर प्री ओपन लेवल्स में नजर आ रही है। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं किन लेवल्स पर वहां पर ट्रेड देखने को मिल रहा है, लेकिन प्री ओपन लेवल्स अगर देखें तो इंडेक्स में पॉजिटिविटी का नजरिया बनता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। पार्थिव, गुड मॉर्निंग। मानसी, दिस साइड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज फोकस में मिल रही हैं। कल के सत्र में भी आईजीएल, एमजीएल जैसे स्टॉक्स थे जिनमें धुआंधार एक्शन देखने को मिला और क्लोजिंग के समय भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स दिखे। सीएनजी प्राइस हाइक की खबरें जो आई उससे यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आपकी राय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर पर्टिकुलरली कैसी होगी? गुड मॉर्निंग मैम। देखिए, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पैक में हम जो लिस्टेड स्पेस में कंपनीज है, स्पेशली आईजीएल, एनजीएल और अदानी गैस, उसमें से पहले अगर मैं फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन का व्यू दूं तो आउट ऑफ दीज 3 कंपनीज डेफिनेटली जो अदानी गैस है वो हमें ये वैल्यूएशन पे बहुत ही ओवरली प्राइस और एक्सपेंसिव लग रहा है। नो डाउट उनके पास काफी ज्योग्राफीज है जो आगे जाते डेवलप होंगे, लेकिन वो काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन आज के तारीख में इन टर्म्स ऑफ प्योर वैल्यूएशन कॉल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और महानगर गैस लिमिटेड, यहाँ पे जो एंट्री पॉइंट है मेरा मानना है बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए। अगर हम पीक वैल्यूएशन से देखें तो इवन लाइक्स ऑफ गुजरात गैस, ये सब जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वहाँ पे हमने पीक से करीबन 30 to 35% करेक्शन ऑलरेडी देखा है। तो जो भी नेगेटिविटी है इन टर्म्स ऑफ स्क्वीज ऑफ देयर मार्केटिंग मार्जिन, इन टर्म्स ऑफ मार्जिन प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो ये सब आई थिंक मेरे ख्याल से फैक्टर इन है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना रहेगा कि ये एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल है, जहाँ पे ये कंपनीज जिन जिन ज्योग्राफीज में काम करते हैं वहाँ पे इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अनदर कॉम्पिटिटर टू कम और पेनिट्रेट, क्योंकि ये रीजन स्पेसिफिक प्ले है। और इसमें भी अगर पैकिंग ऑर्डर में बात करो तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है, बिकॉज जो जो रीजन में ये ऑपरेट करते हैं आई थिंक वहाँ पे जो वॉल्यूम ग्रोथ की क्षमता है इनमें से आने वाले 3 से 5 साल के अंदर, और आगे जाते उनका कैपेक्स रिलेटिवली लाइट रहेगा, रादर एग्जिस्टिंग ज्योग्राफीज में से ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज उनको मिलने की क्षमता रहेगी। तो ये बहुत ही शानदार प्ले। सेम गोज विद महानगर गैस लिमिटेड, अगेन इन पॉकेट्स लाइक महाराष्ट्र जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे भी इन टर्म्स ऑफ पेनिट्रेशन आज की तारीख में भी बहुत ही लो पेनिट्रेशन है, तो ग्रोथ का पोटेंशियल इमेंस है। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म अवधि के इन्वेस्टर्स जो जिनके पास 2 से 3 साल की अवधि है डेफिनेटली इन शेयर्स में बाय करें। यहाँ से मेरे को रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है, डाउनसाइड लिमिटेड, लेकिन अपसाइड में अच्छे गेन्स मिल सकते हैं बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एन्युटी बेस्ड बिजनेस मॉडल जहाँ पे बैलेंस शीट स्ट्रेंथ भी काफी स्ट्रॉन्ग है इन कंपनीज की। ग्रोथ पोटेंशियल इंटैक्ट यहाँ पर नजर आ रही है, बैलेंस शीट्स भी काफ़ी दुरुस्त हैं और जिस तरह से पार्थिव ने हमें बेहतरीन तरीके से समझाया, यहाँ पर पेनिट्रेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंज नज़र आता है। जिन कंपनियों में ऑलरेडी एक मोनोपोली है या जो कंपनी अपना नाम बना चुकी हैं उन स्टॉक्स पर फोकस ज़रूर कीजिएगा। इस बाज़ार में ऑफकोर्स इस बाज़ार पर भरोसा करना काफ़ी ज़रूरी है और लगातार वही हम आपको बताते जा रहे हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के मुताबिक अभी सही रणनीति पर काम करने और सावधान रहने की बेहद ज़रूरत है। साथ ही निवेशकों को एक साथ ज़्यादा निवेश करने और लंबी अवधि के लिए पोजीशन बनाने से बचना चाहिए। दिल काफ़ी दिनों से दहल रहा है लोगों का, तो अब इस प्रकार की जो एफआई सेलिंग आ रही है उसके बाद अब मैं शायद आई एम रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि भाई किस प्रकार का दिल दहल रहा है। देखिए, इस मार्केट के अंदर दिस मार्केट इज़ टेस्टिंग एवरीबडीज टेम्परामेंट अजय, और बुल मार्केट के अंदर सब चीज़ अच्छी लगती है, बेयर मार्केट के अंदर हमें पता लगता है कि भाई असली निवेशक और ट्रेडर में क्या डिफरेंस है। तो ये जानने वाली बात है अजय कि द रियल टेम्परामेंट ऑफ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज़ ओनली टेस्टेड इन अ बेयर मार्केट। तेजी मार्केट में सब अच्छा लगता है, सब 2020 के सेकंड हाफ में, 2021 के सेकंड हाफ में आप शाम को सुबह लेते थे, शाम को बेचते थे, शाम को लेते थे, अगले दिन बेचते थे। वो एक जो पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। अब मार्केट का रियल टेस्ट हो रहा है, मार्केट को या इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। अब टिप इन द लिफ्ट वाला जो मार्केट है वो ख़त्म हो चुका है। मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं शायद वही बात जो हम बार बार दोहरा रहे हैं वही बोल रहा हूँ। तो जब क्या सिनारियो हो सकता है, सबसे पहले देखते हैं कल जो हमने रिकवरी देखी थी, क्या वो एक डेड कैट बाउंस था या मार्केट ने सस्टेनेबल बॉटम बनाया है। मुझे नहीं लगता है जो सस्टेनेबल बॉटम है या बेयर मार्केट ये सस्टेनेबल बॉटम है। अगर हम न्यूज़ देखें, अगर हम मोमेंटम देखें
फ्लोज देखें, करेंसी का मूवमेंट देखें, तो जाहिर सी बात है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो मोमेंटम है वह ब्रेक हो चुका है, जो फ्लोज है हमारे अगेंस्ट में है, और जो एनर्जी मार्केट में हो रहा है वह शायद बहुत एक्साइटिंग नहीं है। तो क्या रणनीति अपनानी चाहिए? भाई अजय, इस समय ट्रेड करें तो इंट्राडे करें, लंबी पोजीशंस ना रखें, शैलो ट्रेड करें। अगर आप निवेशक हैं तो थोड़ा थोड़ा जा कर के निवेश करें, ज़्यादा निवेश नहीं करें। यह संभल के रहने का समय है अजय, बिकॉज मार्केट जब बेयर मार्केट आता है, जब मार्केट के अंदर हम देखते हैं बेयर मार्केट रैली आती है या मार्केट के अंदर एक गिरावट के बाद बड़ी रैली आती है, तो काफ़ी शार्प होती है और काफ़ी टेम्पटिंग होती है। मेरी इल्तजा, मेरी रिक्वेस्ट, मेरी सलाह, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मैं यही बोलूँगा दैट मार्केट को संभलने दीजिए, स्थिर होने दीजिए। इट इज़ बेटर टू बाय ऑन द टर्न rather than trying to identify the bottom. ठीक है, तो निकुंज अपनी राय रखते हुए कि आपको जो भी ट्रेड करना है इंट्राडे कीजिए और कोशिश करिए कैरी ओवर ट्रेड ना ही लेके जाएं। M&M के मेगा ईवी प्लान्स पर एक्सक्लूसिव डिटेल दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। बाद में फिर M&M की चार्ट के बारे में पता करेंगे। उत्कर्ष बताएं आप। देखिए, ईवी प्लान्स तो इस समय हर कंपनी अनाउंस कर रही है। आप हुंडई की बात करें, M&M की बात करें, टाटा की बात करें, किया की बात करें, MG की बात करें। अब तो यह है कि अगर आपके प्लान्स में ईवी नहीं है तो फिर आपका प्लान सक्सेसफुल है या फ्यूचर वर्दी है कि नहीं, उसके बारे में बात आ जाती है। तो प्लान्स तो सबके पास हैं, लेकिन इस प्लान की डिटेल्स क्या हैं, गाड़ियाँ कब तक आएंगी, कौन से सेगमेंट में आएंगी, वो अभी भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। उसी को लेकर हम आज आए हैं कि M&M में की अगले 3-4 साल की स्ट्रैटेजी क्या है, कौन कौन सी गाड़ियाँ आने वाली हैं और ये कब लॉन्च होंगी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, M&M खुद शुरुआत करेगी अपनी ESUV की, क्योंकि अगर आप ये देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा इनफैक्ट पहली कार मेकर थी। रेवा को जब उन्होंने एक्वायर किया उसके बाद E2 निकाली इलेक्ट्रिक स्पेस में, लेकिन फिर थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स जो है वो यहाँ पे बाजी मार गया। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा से जब हम लगातार बात करते हुए थे अपने सूत्रों से, तो हमेशा ये कहते थे कि हम अब प्रॉपर SUVs ESUVs में वापस आएंगे और फुल फ्लेजेड हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वापस आएंगे। हमारी तैयारी जोरों शोरों पे है। उसकी शुरुआत होगी अब पहले प्रोडक्ट से, जो कि एक सब 4 मीटर ESUV होगी और ये पहली SUV होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से इलेक्ट्रिक स्पेस में। कब लॉन्च होगी? करीब सितंबर के आसपास ये लॉन्च हो जानी चाहिए। महिंद्रा ने इसकी प्रमोशन शुरू कर दिए हैं अब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की पूरी लाइनअप को दिखाने की, तो मुझे लगता है सितंबर तक ये लॉन्च हो जानी चाहिए। इसका कंपटीशन क्या होगा? इसका कंपटीशन होगा टाटा नेक्सॉन। इसका फ़ायदा, टाटा नेक्सॉन को फ़ायदा ये है, ऑब्वियसली फर्स्ट कम जो यूज़र होता है उसको मार्केट का फ़ायदा होता है, लेकिन महिंद्रा को टाटा नेक्सॉन से सीखने का भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये जो व्हीकल आएगा ये टाटा नेक्सॉन से कम्पीट करेगा। ये पहला व्हीकल होगा और बहुत इंपॉर्टेंट व्हीकल होगा M&M के लिए। उसके बाद अगले साल क्या आएगा? अगले साल आएगी बड़ी SUV। ये दोनों गाड़ियाँ जो हैं अब हमें, ठीक है, इस बीच M&M के बारे में आपको जानकारी मिलते हुए कि EV साइकिल्स EV के अंदर ये बहुत अच्छे से कुछ नई गाड़ियाँ लेके आना चाहती हैं जो कि कड़ी टक्कर भी देगा। प्रशांत, एक बार जरा M&M के चार्ट्स देखेंगे आप। कल की क्लोजिंग ठीक है, आज भी ठीक चल सकता है क्या? खबर पॉजिटिव है? बहुत ही बड़ी डाउन ट्रेंड में है जी, एकदम क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था और बिल्कुल जैसा मारुति का चार्ट है, अगर मैं ये सिर्फ चार्ट देखूं और स्टॉक का नाम भी नहीं देखूं, ये बिल्कुल दोनों ही स्टॉक्स दोनों सेक्टर सिमिलर लग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो डेली चार्ट में गैप्स है, जो एक होगा 740 पे, एक 725 पे, ये सभी रेजिस्टेंसेस है। तो इनमें क्या बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। ये बहुत तेज फॉल है और इस फॉल में वॉल्यूम के साथ ये फॉल हुआ है। तो अगर आपको एक छोटी ट्रेड के लिए लेना है तो आप इसको 685 के स्टॉप लॉस यानी 685 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 730-735, बट वहां पे आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बेस बना हुआ है, ये और स्टॉक नीचे जा सकता है, हर रैली इसमें बेची जाएगी। 705 के लेवल्स पर हमने देखा है आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ कल इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। ईवी से जुड़ी खबरें आती हुई लगातार दिख रही हैं जिसके चलते स्पेस फोकस में है। चंद मिनट अब बाजार खुलने पर रह गए हैं और उनसे ठीक पहले सारे के सारे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने जो कॉल्स हमें बताई थी उसका एक क्विक रिकैप आपके सामने रख देते हैं ताकि आपके पास फिर से वो तमाम कॉल्स आ जाएं। मनी मेकिंग ट्रेड जहां पर आप देखिए शुरुआत संतोष मीना जी की स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस में करने जा रही हूँ। डी-मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 4700 के टारगेट्स को मानकर चले, 3850 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आइनॉक्स लीजर मिड
रिस्क यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खरीदारी के मौके यहाँ पर बिल्कुल ढूंढने चाहिए। संतोष की राय है 460 के टारगेट्स को मानकर चलें, 390 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इस बीच लेमन ट्री ऑफ कोर्स यहाँ पर होटल स्पेस जो अनलॉक टीम के चलते फोकस में है। खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढे जा सकते हैं। 65 के टारगेट्स को मानकर चले, 53 का स्टॉप लॉस लगाएं। और कॉल ऑफ द डे संतोष मीना जी की तरफ से IEX पर 225 के टारगेट्स को मानकर चले, 208 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। ये तो हो गई संतोष जी की कॉल्स, लेकिन प्रशांत की स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्विकली आपके टीवी स्क्रीन पर। HDFC लिमिटेड में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। 2250 के टारगेट्स को मानकर चलें, 2001 का स्टॉप लॉस लगाएं। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आप ढूंढकर चल सकते हैं। टारगेट्स 5350 के मानकर चले। वहीं यहाँ पर एक और भारती एयरटेल में बिकवाली की रणनीति आती हुई और साथ ही 645 के टारगेट्स को मानकर चलें, 690 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय आती हुई दिख रही है। इस बीच रुचित की स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस अब आपके टीवी स्क्रीन पर। विप्रो कल तेजी के साथ क्लोज होता हुआ दिखा, आज तेजी के पूरे अनुमान 615 के टारगेट्स को मानकर चलें। बायकॉन में बिकवाली की रणनीति, रुचित ने बताया था बाय और सेल दोनों की तरफ रिकमेंडेशंस आते हुए उनकी तरफ से दिखेंगे, वही देखने को मिले। बायकॉन में बाय सेल कॉल इनिशिएट कीजिए, 325 के टारगेट्स को मानकर चलें। इटका लैब खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, 1060 तक के टारगेट्स को आज के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कॉल ऑफ द डे रुचित की तरफ से डिविज लैब 4250 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर आप चल सकते हैं। तो क्लियरली ये सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए दिखे, जिन्हें हमने क्विकली आपके लिए रिकैप किया। 2 मिनट का वक्त बाजार खुलने से ठीक पहले यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी हम देख रहे हैं। खबरें भी सारी की सारी आपके सामने रखी, विदेशी बाजार से जो संकेत हैं उस पर एनालिसिस भी हमने कर ली। लेकिन रुचित, अब आपसे जानना चाहूंगी, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में लगातार एक्शन जब बाजार परफॉर्म भी नहीं करते तब भी देखने को मिला है। मिड कैप IT स्पेस लगातार एक्शन में है। कोई टॉप पिक्स आपकी तरफ से, कोई रिकमेंडेशन, कोई स्टॉक्स जो मिड कैप स्पेस में आपसे जानना चाहेंगे? मानसी, ओवरऑल अगर मिड कैप इंडेक्स भी देखो तो यहाँ पे अभी भी लग रहा है कि ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो प्रोबेबली आई थिंक ये जो भी पुल बैक मूव्स आ रहे हैं उसमें मिड कैप्स में ज्यादा एग्रेसिव पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे मिड कैप में स्पेस में से कोई कॉल नहीं देना चाहूंगा। बट ये जो इप्का लैब हमने कॉल दिया है उस पर फोकस किया जा सकता है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल स्पेस है उसमें एक थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आप शॉर्ट टर्म में कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। अब सिर्फ बाजार खुलने में 1 मिनट का समय है, लेवल्स भी फ्रीज हुए हैं। L&T आज का एक अच्छा शेयर है, आज ये करीब 1% आपको ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। मारुति सुजुकी भी आज लीडरशिप ले सकता है शुरुआत में, क्योंकि पॉजिटिव खुल रहा है। एशियन पेंट्स के अंदर भी आज ये 3 शेयर मेरे को ऐसे लग रहे हैं। और एक और इंडसन बैंक जिसको क्लीन चिट मिली है 2.5% ऊपर है। 4 शेयर इनफैक्ट ऐसे हैं जो कि लीक से थोड़े हटके हैं, लेकिन आज इनकी ओपनिंग ठीक हो रही है। अगर ये चारों अपने बढ़त के गेन जो आज सुबह दिखाएंगे, अगर ये नहीं होते हैं तो शायद हो सकता है मार्केट की सपोर्ट करें। ऑल्दो इनकी वेटेज उतनी नहीं है जितनी रिलायंस अकेले की वेटेज है, इसलिए रिलायंस का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। इन्फोसिस भी आज आपको हल्की सी बढ़त के साथ खुलेगा। टाटा मोटर्स भी हल्की बढ़त के साथ खुल रहा है। आज आप देख रहे होंगे पहले 10-20 शेयरों के अंदर कुछ ऑटो कंपनीज शामिल वापस से हुई हैं। ये अच्छा साइन है कि ऑटो कंपनीज कम से कम शुरुआत में ही आपको एक ओपनिंग के अच्छे टिक्स दिखा सकेंगी। इसके अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट, कल सीमेंट कंपनीज के अंदर अच्छा पुल बैक था, आज अल्ट्राटेक शायद लीडरशिप ले सकता है इसके अंदर। और इसके अलावा आज अगर आप देखें तो नेस्ले भी FMCG स्पेस से है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है बिकॉज ऑफ अ कॉस्ट इन्फ्लेशन। इसके अलावा कोल इंडिया, ONGC, पावर ग्रिड, ये कुछ टिपिकली वो शेयर्स हैं जो पहले भी आपको चलते हुए दिख रहे थे, आज भी आपको चलते हुए दिखेंगे। आज एक इंटरेस्टिंग प्ले फिर से UPL के अंदर दिखेगा। आज ओपनिंग टिक ही करीब 1% का आएगा। अच्छी बात है कि SGX निफ्टी भले लाल निशान में था, लेकिन आपका पहला टिक जो निफ्टी पे आया है वो करीब हरे निशान का 64 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार खुले 16,000 के ऊपर मार्केट खुला है। ये अच्छा साइन है कि मार्केट 16,000 के ऊपर फिर से ओपनिंग कर रहा है। 1300 शेयरों के अंदर आज एडवांसेस दिखे हैं। कल के मुकाबले आज फिर से 1300 शेयरों के अंदर पहला टिक हरे निशान का आया है और सिर्फ 150 शेयर ऐसे हैं। निफ्टी की अगर मैं बात करूं सिर्फ 4 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में खुले थे, ज्यादातर शेयर हरे निशान में खुले हैं। निफ्टी बैंक ये अपनी रिदम को भी नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं, 43-50 अंकों के आसपास की गिरावट है। आज जिन शेयरों ने पहले लीडरशिप ले लिया या फिर मैं कहूँगा जिन्होंने कमान संभाल ली है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें आप देखेंगे इंडसन बैंक तो खैर था ही आज, इसके अलावा ONGC, इन्फोसिस अच्छी बात है, ये करीब 1% ऊपर है। सन फार्मा थोड़ी देर पहले इसके बारे में पता किया था
टाटा मोटर्स आज ऊपर है, टाइटन, मारुति सुजुकी, ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं जिन्होंने आज कमान संभाली। जहां पिटाई हो रही है वो है कोटक, एचडीएफसी लाइफ, ये शेयर अभी भी ठीक नहीं है। एसबीआई लाइफ ये भी खराब है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आज फिर से लाल निशान देखने को मिला और एचडीएफसी बैंक भी आज लाल निशान के साथ ही है। ये जो बैंकिंग में आज शुरुआती गिरावट देख पा रहे थे ना, बिकॉज ऑफ एचडीएफसी ट्विंस, बिकॉज ऑफ कोटक बैंक, ये कुछ और आईसीआईसीआई बैंक, ये चारों बैंकों ने मिलकर आप बैंक निफ्टी को थोड़ा कमजोर किया। अदरवाइज ठीक है, फिर भी 16,000 के ऊपर हम कम से कम पहले 2-4 मिनट तो भी हम ट्रेड कर रहे हैं। एडवांसेस की संख्या और बढ़ चुकी है 1650। 10-15 मिनट बाद आप फिक्स चेक कर लीजिएगा, अगर इसमें कोई क्रैक आता है और हम 16,000 को ब्रेक नहीं करते तो शायद एक बार आज आपको थोड़ा पॉजिटिव बायस रखना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर आप थोड़ा नुकसान में देखेंगे। मिड कैप शेयर्स आपको मानसी बता रही है, मानसी बताइए मिड कैप शेयर्स। बाजार में जिस तरह से मूव्स हम देख रहे हैं, ऑफकोर्स विदेशी बाजार से संकेत बेहद कमजोरी की तरफ अमेरिकी बाजार दिख रहे थे, लेकिन इस बीच भारतीय बाजार की नीचे शुरुआत हरे निशान के साथ सेंसेक्स निफ्टी तो दिख रहे हैं। मिड कैप स्पेस में एक्शन अदानी पावर में हम देख रहे हैं करीब 2.5% की बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड। आज सुबह 7 बजे हमारे एक्सपर्ट ने अदानी पावर पर एक बार राय दी थी और कहा था कि यहाँ पर एक न्यूज बेस्ड और टेक्निकल इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है, ठीक वैसा ही दिखा। इंडियन होटल्स यहाँ पर करीब 2% की बढ़त देखने को मिल रही है। होटल्स स्टॉक्स लगातार थीम स्पेसिफिक है और हम आपको बता भी रहे हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एसआरएफ, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, वोडाफोन आइडिया, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मन्नापुरम फाइनेंस जैसे स्टॉक्स आज अच्छी तेजी के बीच ट्रेड करते हुए। बिकवाली का दबाव, इफ्का लैब्स मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ ये ट्रेड करता हुआ। एयू स्मॉल फाइनेंस, इंजीन इंटरनेशनल, पॉलीकैप जैसे कुछ तमाम स्टॉक्स जो कि इस सूची में शामिल हैं। कुछ तमाम स्टॉक्स को अगर छोड़ दें, 4 से 5 स्टॉक्स हैं जो मिड कैप में गिरावट दिखा रहे हैं। इसके अलावा मिड कैप स्पेस में एक्शन जो है नजर आता हुआ अच्छी बढ़त के बीच। इस बीच जो त्रिमूर्ति स्टॉक्स हमने आपको बताए थे, तभी आपको कहा था कि इन स्टॉक्स में एक्शन देखने को मिल सकता है और वैसा ही होता हुआ। इंडसइंड बैंक आप देखिए हरे निशान के साथ ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच एविएशन स्टॉक्स पर भी त्रिमूर्ति शेयर्स की कैटेगरी में हमने फोकस किया था। इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट दोनों काउंटर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे और एक बार देखिए 6% तक की बढ़त इंटरग्लोब एविएशन में नजर आती है। स्पाइसजेट 5% तक की तेजी यहाँ पर नजर आती हुई। संतोष जी, क्विकली आपसे जानना चाहूंगी एविएशन स्पेस, ऑफकोर्स त्रिमूर्ति स्टॉक कैटेगरी में हमने पहले ही बाजार खुलने से बताया था। ओके, संतोष से एक बार बात करेंगे, लेकिन प्रशांत एविएशन स्पेस पर आपका नजरिया एक बार क्विकली बता दीजिए। इंटरग्लोब और स्पाइसजेट बड़ी आज तेजी के साथ शुरुआत। जी, ये गैप अप बहुत अच्छा रहा है और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें हमें करीबन 1750-1800 के रेंज के ऊपर आना होगा, तब हम एक पोजिशनल बाय कर सकते हैं। अभी ये एक इमोशनल गैप अप है, तो अगर कोई इसमें लॉन्ग होगा, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और वो होगा 1675 पे। जब तक 1675 इंटैक्ट है, आप पोजीशन होल्ड कर सकते हो। पार्थिव भी है हमारे साथ। पार्थिव, हमने सुना है कि स्ट्रीट पे 7 से 8% का प्राइस हाइक बर्जर पेंट्स ने लिया। पेंट्स वैसे भी फोकस में है क्योंकि ये इससे बुरा समय पेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का शायद हो ही नहीं सकता। $130 क्रूड हो गया है, बट एट द सेम टाइम देखने की बात ये भी है कि क्या ये बेस्ट प्राइसेस आ गए हैं या नहीं आए हैं। प्राइस हाइक शुरू हो गए हैं। एशियन पेंट्स ने भी इंडिकेट किया था कि हम प्राइस हाइक करेंगे। शालीमार पेंट 150 करोड़ रुपए रेज कर रहा है ऐसे टाइम पे। तो आपको वो स्पेस कैसा लगता है, उसमें क्या पीक ऑफ पेसिमिज्म आया है या अभी नहीं? देखिए अजय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पेंट सेगमेंट में लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है और इंटैक्ट है। एंड वी नो फॉर द फैक्ट कि काफी नए एंट्रेंट्स लाइक ग्रासिम हु हैव कमिटेड ऑलमोस्ट 5000 करोड़ टू दिस सेगमेंट। हमने रिसेंटली सुना कि जेके जो सिंघानिया ग्रुप है वो भी कुछ 500 करोड़ लगाने की बात कर रहे हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट्स जो अनलिस्टेड एंटिटी है फ्रॉम द सज्जन जिंदाल ग्रुप, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी अपबीट ऑन दिस सेगमेंट। काफी ब्रांडिंग एंड प्रमोशन पे स्पेंड कर रहे हैं डिस्पाइट दिस डिफिकल्ट टाइम, जहाँ पे रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट जैसे टिटेनियम डाइऑक्साइड है और काफी ऐसे क्रूड रिलेटेड डेरिवेटिव्स है जो बहुत ही एस्केलेट हुए हैं। हमने ये साइकिल्स पेंट सेक्टर में पहले भी देखी है और हमने ये भी विटनेस किया है कि ये कंपनीज एक प्राइसिंग पावर डेफिनेटली रखते हैं। नो डाउट एट अ ग्रॉस मार्जिन लेवल हम देखेंगे कि 400-500 बेसिस पॉइंट्स तक थोड़ा कंप्रेशन 1-2 क्वार्टर में दिखेगा। फिर जैसे ही ये लोग जो प्राइस हाइक्स लेते हैं और आगे जाते हैं, जैसे कमोडिटी कॉस्ट इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कम होते हैं, हम देखेंगे कि इवन ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी एक एक्सपेंशन होगा।
तो हिस्टोरिकली आई थिंक इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि जब भी ये पेंट कंपनीज स्पेशली द फ्रंट टाइम लेन्स लाइक एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स उनके पीक लेवल से जब भी 20-25% करेक्ट होते हैं, यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हमेशा अच्छे रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग द फैक्ट कि यहाँ से ये बॉटम हो गए। अनफॉर्चुनेटली ये व्यू नलीफाई होता है अगर क्रूड इवन 150-160 लेवल्स पे जाता है, तो हम लोग शायद यहाँ पे ज्यादा प्रेशर देखेंगे। लेकिन इट इज बेटर टू प्ले दीज कंपनीज, दे आर इन द ब्रांडेड स्पेस, काफी स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर रखते हैं। तो मेरा मानना है कि एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स जैसे फ्रंटलाइन पेंट शेयर्स जिनके पास पोर्टफोलियो में पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं है, ये लेवल्स पे डेफिनेटली एंट्री पॉइंट्स अच्छे हैं और यहाँ से एक स्टैगरिंग मैनर अप्रोच में बाय भी करने चाहिए। राइट, बाजार स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है, ऑल आउट सेल ऑफ तो नहीं है। बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स डीप बेयर टेरिटरी में घुस चुका है और जिस हिसाब से इस समय एलिमेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो क्रूड के हों, बॉन्ड यील्ड्स के हों, रेट हाइक्स के हों, लगता है कि ये जल्दी आने वाला नहीं है। बैंक अगर इतना ज़बरदस्त अंडर परफॉर्म करेंगे, आपके पास आता हूँ मैं रुचित, आप सबसे पहले कौन से बैंक से स्टार्ट करेंगे लेना, कोई अगर बॉटमिंग आउट साइंस नजर आए तो? फिलहाल बॉटमिंग आउट के साइंस नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में जब भी अगर बॉटम्स के साइन अगर दिखते हैं बैंकिंग स्पेस में, तो आई थिंक दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और एक पीएसयू बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रहेंगे आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, जहां पे हमने काफी अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ पिछली तेजी में देखी थी। और अगर आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन दोनों में देखिए, तो जैसे वॉल्यूम्स अप मूव्स में आ रहे थे, रिलेटिवली वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स है और अभी करेक्शन जो है वो इतने ज्यादा हाई वॉल्यूम्स पे नहीं है। तो आई थिंक अगर बैंक निफ्टी जब भी रिवर्सल बताएगा या स्ट्रेंथ बताएगा, तो जो लीडरशिप रहेगी वो आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक से होगी। और ये पीएसयू बैंक में एसबीआई नो डाउट, पहले भी हमने देखा है जब भी पीएसयू बैंक्स में कोई रिवर्सल्स आते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लीडरशिप रहती है और उसके बाद दूसरे बैंक्स में फॉलोअप मूव रहता है। आई थिंक ये 3 स्टॉक्स रहेंगे जो अगर आप स्टैगर्ड मैनर में अगर इन्वेस्टमेंट के लिए भी खरीदारी अगर बैंकिंग स्पेस में कुछ देख रहे हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों पे फिलहाल फोकस रहना चाहिए। आज फिर से बैंकिंग स्टॉक्स को देख रहे थे ना, तो अभी एक्सेस, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी और एचडीएफसी का दूसरा ट्विन एचडीएफसी लिमिटेड, इनकी वजह से आज बैंक निफ्टी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है पहले 10 से 15 मिनट में। अदरवाइज निफ्टी को ऐसा नहीं है, निफ्टी ने तो बाकायदा 16,100 का लेवल भी स्पॉट के अंदर दिखा दिया है। और एक और बात हो रही है कि जो पहले 15 से 20 पॉइंट का प्रीमियम हुआ करता था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि हम वीकली एक्सपायरी की तरफ आ गए हैं। कल वीकली एक्सपायरी होगी, तो इसलिए आज निफ्टी के अंदर जो ऑप्शनल ट्रेडर वाले, ऑप्शन ट्रेड करने वाले लोग हैं, थोड़ा एक्टिव रहें, ध्यान रखें। 16,000 की कॉल के आसपास अब वो काफ़ी एक्टिवनेस उनको दिखेगी। एक और शेयर है ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स के, काफ़ी शेयर अपना बेस बनाने के बाद पुल बैक दिखा रहे हैं इस तरह के मार्केट में। ल्यूपिन पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए प्रशांत, ये कितना ठीक दिख रहा है? शुरुआती वॉल्यूम भी ठीक है और प्राइस एक्शन भी ठीक दिखा मेरे को। तो जहां तक लुपिन की बात है, इसमें एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से निवेश किया जा सकता है और आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीबन 685 का रखना है। 750 के ऊपर इस स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, तो 750 के ऊपर ट्रेडिंग के हिसाब से भी, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी बाय किया जा सकता है। और 750 से स्टॉक एक बार क्रॉस कर ले, मुझे लग रहा है ये तुरंत 810, 820 तक के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस लेवल पे इस स्टॉक में इन्वेस्ट डेफिनेटली किया जा सकता है। शेयर है कोरोमंडल इंटरनेशनल। संतोष, एक बार आप इस शेयर को चेक करेंगे? कोरोमंडल इंटरनेशनल कैश का शेयर है ये। अभी साइडवेज ही है स्टॉक्स, लेकिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है 740 का। तो अगर 740 होल्ड करता है तो हमको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 800, लेकिन मेजर तेजी में 820 का लेवल क्रॉस करने पर ही आएगी। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर ये राय 762 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। रुचित, वोडाफोन आइडिया शार्प अप मूव यहाँ पर नजर आ रहा है। वोडा पीएलसी एडवांस स्टॉक्स में है, 21% जो बचा हुआ हिस्सा इंडस टावर्स में है उसे बेचने के लिए। खबर तो है इम्पैक्ट, एक बार टेक्निकली चार्ट्स पर भी हम देख रहे हैं, कल के सेशन में भी एक अप मूव दिखा रहा था, क्या लगता है? जैसे पुल बैक मूव तरीके लेना चाहिए। ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी स्टॉक का नेगेटिव है। स्टॉक जब भी पुल बैक मूव आ रहा है उसके 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लेता है और फिर से वहां से डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन हो जाता है। तो यहाँ पे आई थिंक जस्ट एक पुल बैक मूव है खबरों के लिहाज से, तो यहाँ पे कोई बॉटम फिशिंग ना करे। और इनफैक्ट हायर लेवल्स पे जो अगर ये 11 रुपए के आसपास मिल जाता है तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो बेटर है इसमें से लाइटन अप हो जाना चाहिए। उसे भी काटने की यहाँ पर राय मिलती हुई। इस बीच
संतोष, जेफरीज की रिपोर्ट आई है अदानी पोर्ट्स पर। अदानी पोर्ट में एक अपमूव हम फिलहाल देख रहे हैं। हालांकि जेफरीज ने वॉल्यूम्स और एस्टिमेट जो हैं उन्हें कट किया है। इस रिपोर्ट में बाई कॉल मेंटेन करने की राय आती हुई देखने को मिली है, लेकिन टारगेट्स जो है 930 से घटाकर 850 कर दिए हैं। अदानी पोर्ट्स के चार्ट अगर देखें, करीब 2% की बढ़त अभी दिखा रहे हैं 703 के लेवल्स पर। पॉजिटिव अप्रोच यहाँ पर नजर आ रहा है। टेक्निकली क्या लगता है? ये स्टॉक लंबे समय से कंसोलिडेट कर रहा है, जहाँ पे 650 इसके लिए बहुत अच्छा बेस का काम कर रहा है और ऊपर 800 एक रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में जब तक है तब तक कोई ट्रेड ना ले। 800 का लेवल क्रॉस करता है तो इसमें हमको फ्रेश बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा 900 950 के टारगेट के लिए। अच्छा, वो शेयर सबसे ज़्यादा नोटिस हो रहा है जो कि कल बिल्कुल नहीं चला था। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज शुरुआत में ही करीब 1.5% ऊपर है। अभी तो देखो बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है, निफ्टी में बहुत ज़्यादा गेंस नहीं आए हैं, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब अब 1.5% इसके फ्यूचर्स ऊपर है मार्च के। एक बार प्रशांत आप चेक करेंगे, आज में हो जाएगा ये 2350। अभी 2267 2270 के आसपास चल रहा है। 50 से 60 रुपये चल सकता है क्या आज? और तो जो पहला रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो 2290 का है, और 2290 अगर ये आज क्रॉस कर देता है तो हमें डेफिनेटली 2320 तक के लेवल मिल सकते हैं। बट 2290 इसके लिए बहुत अहम होगा। एक मेक और ब्रेक लेवल जिसे कहता है वो 2290 डेफिनेटली होगा। महीने में जो शेयर बहुत बुरी तरह से टूटा था, इनफैक्ट 2 शेयर्स टूटे थे। एक तो टाटा मोटर्स और उसकी एक एंसिलरी है, उसकी एंसिलरी नहीं बट ऑटो के एंसिलरीज में से एक है, वो अपोलो टायर बनाती कंपनी। दोनों के ना आप जरा मंथली चार्ट दिखाइएगा, मंथ में कितना टूटे हैं तो आपको क्लियर होगा। अब हल्का पुल बैक देने की अटेम्प्ट इन्होंने शुरू की है। मैं एक पुल बैक का ट्रेडर हूँ रुचित, और मैं टाटा मोटर्स और अपोलो टायर दोनों अपनी स्क्रीन पे लगा के बैठा हूँ कि मेरे को कुछ पैसे इसमें से मिल जाए। क्या मैं सही शेयर्स लगा के बैठा हूँ? पहले तो ये बताइए, और ट्रेड कैसे करना है इसके अंदर? यस, अगर सिर्फ एक छोटी सी पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करना है तो टाटा मोटर्स में पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करंट लेवल्स पे लिया जा सकता है 388 के स्टॉप लॉस से, और हाई लेवल्स पे फिर से 415 ये एक टारगेट ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगेन 415 के आसपास फिर से आपको लाइटन अप हो जाना चाहिए। अपोलो टायर में फिलहाल वेट एंड वॉच रखना चाहिए। नो प्राइस वाइज इतना रिवर्सल के साइंस नहीं है या पुल बैक मूव के भी ज्यादा साइंस नहीं है, तो आई थिंक ये स्टॉक में जब तक 176 178 का रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है तब तक ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ये स्टॉक में नहीं नजर आए। पार्थिव, एवरेडी में काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। वहाँ के पुराने एमडी जिनके पास 4% स्टेक था, जब हमने पहले ही बात की थी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया ओपन ऑफर के साथ साथ जो बर्मन्स ने दिया है। और अब न्यूज़ ये आई है कि सुबह में साहा न्यू एमडी वहाँ पे बना दिए गए हैं। डॉक्टर साहब लेके आइए, अगर वो स्टॉक प्राइस है एवरेडी वहाँ पे काफ़ी बड़ी स्टोरी पैन आउट हो रही है, और भाव अभी भी 340 से 330 का तो ओपन ऑफर प्राइस बर्मन्स ने ऑफर किया है। इस पर क्या व्यू बन रहा है आपका पार्थिव? देखिए अजय, मेरा ऐसा मानना है, जब भी हमने पास्ट में देखा है कि कोई मैनेजमेंट चेंज आता है और मैनेजमेंट चेंज में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इनरोड्स करता है फ्रॉम अ रिलेटिवली वीकर मैनेजमेंट। बाय वीकर मैनेजमेंट आई मीन in terms of how the companies run, product expansion, corporate governance standards. तो उस लिहाज से डेफिनेटली ये गेम चेंजिंग इवेंट है फॉर एवरेडी शेयर होल्डर्स की बर्मन्स हैव मेड इनरोड्स, और जिस तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है फ्रॉम द बर्मन्स इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू चेंज द कोर्स ऑफ एवरेडी, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट विल बी गेम चेंजर गोइंग हेड। और हमने ऑलरेडी देखा है कि वो लोग टोटली प्रोफेशनलिज्म में मानते हैं, और इसलिए हमने नए जो एमडी की अपॉइंटमेंट देखी है इज ऑफ अ पर्सन हु कम्स विद अ फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड। और डेफिनेटली रोड मैप यही रहेगा कि एवरेडी की जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसको एक्सपैंड करे, बिकॉज ये सेगमेंट में हमने देखा है काफी कंपनीज ने अच्छे इनरोड्स किए। यहाँ पे वैल्यूएशंस भी अच्छे मिलते हैं इफ योर एग्जीक्यूशन इज गुड एंड इफ योर मार्जिन्स आर गुड, और काफी अंडर पेनिट्रेटेड सेगमेंट्स है जहाँ पे एवरेडी अच्छा इनरोड्स बना सकती है। तो मेरे रियाज से आई थिंक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ एवरेडी डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करके, और मेरा मानना है आगे जाते जिस तरह से स्ट्रैटेजी पैन आउट होगी, काफी इंस्टीट्यूशनल कवरेज भी बढ़ेगी ये शेयर पे, जिससे हम लोग देखेंगे कि नए इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ऑन एनी डिक्लाइन आई थिंक समबडी हु हैज नेवर बॉट दिस स्टोरी, मेरे ख्याल से एक अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ का स्टोरी दिख रहा है यहाँ पे विद द चेंज ऑफ मैनेजमेंट गार्ड। तो कोई भी करेक्शन आता है 5 to 10% का, तो नए इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ये स्टोरी को होल्ड रखें। जेंटलमैन स्टे विद अस, एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो हैं पंकज टिब्रेवाल। पंकज टिब्रेवाल सीनियर फंड मैनेजर हैं कोटक म्यूचुअल फंड के, और बहुत नॉन कंसेंसस डेटा और कॉल देते हैं।
और हम उनका आज स्वागत करते हैं अपने शो में। पंकज, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। पंकज, सबसे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक मिथ को आप एक डिफाई करें, क्योंकि बाज़ार में ये व्यू है और शायद बहुत हद तक शॉर्ट टर्म में ये अप्लाई भी होता है कि क्रूड ऑयल प्राइस, इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं कि 1-2% डिपेंड करता है कि कब तक एलिवेटेड रहता है, इंडिया के ग्रोथ को शेव ऑफ कर देगी, मैक्रोस पे जो गवर्नमेंट की बैलेंस शीट है उस पर प्रेशर डालेगी, कॉर्पोरेट प्रॉफिट से प्रेशर डालेगा हाई क्रूड ऑयल प्राइस। लेकिन आपने कुछ डेटा इस तरह का रीड किया है जो इस पॉपुलर कंसेंसस को बीट करता है। चलिए आज वहां से बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार अजय भाई, एंड आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आपने सही बोला। अगर अपने देश को देखें तो मोर देन 50% हम अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, और जब भी कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आती है तो इसका कहीं ना कहीं असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। और अगर अभी हम देखें तो 2013 के कंपेयर हम काफी अच्छे विकेट पर है, लेकिन कहीं ना कहीं $100 के ऊपर वाला क्रूड हमारे आर्थिक स्थिति को हर्ट करेगा। और ये सिंपल मैथ है कि हम करीबन अगर $1 बढ़त होती है तेल के कीमतों में, तो वो हमारे देश में करीबन $1.5 बिलियन का असर छोड़ता है। और अगर हम टोटल देखें कि अगर ये $100-120 के आसपास रहेगा, तो इस साल, आने वाले साल में हमारा अनुमान है कि 60 से 80 बिलियन डॉलर के बीच में ये कहीं ना कहीं हमारे इंपोर्ट बिल को इन्फ्लेट करेगा। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स देखें तो ये जो 70 से 80 बिलियन डॉलर हमारे यहाँ प्रॉब्लम आएगी या इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसे तीनों पार्ट ऑफ मार्केट को एब्जॉर्ब करना होगा। पहला है गवर्नमेंट, जो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी कम करके वहां हिट लेंगी टैक्सेस में। सेकेंड है आप और हम या नॉर्मल रिटेल कंज्यूमर, जहां पर पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ेंगे पेट्रोल पंप पर, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा शेल आउट करना होगा। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स के दाम भी बढ़ेंगे, बिकॉज हर चीज जो डेरिवेटिव ऑफ क्रूड के निर्यात है वहां पर भी हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। तीसरा है कॉर्पोरेट जगत की बात करें तो वहां भी कहीं ना कहीं जो कंपनियां क्रूड को अपना रॉ मटेरियल या उनके डेरिवेटिव्स को अपना रॉ मटेरियल की तरह यूज करती है, उनके दाम भी बढ़ेंगे। और हो सकता है वो सारा कॉस्ट इंक्रीज अपने कंज्यूमर को ना पास कर पाए, तो उनके मार्जिन में भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक रियल रिस्क है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें अगर एलिवेटेड लेवल्स पर रहती है आने वाले टाइम पर, तो ये हमारे आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी। और इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों भी देखें एनर्जी में, चाहे कोयला देखें, $350-400 हो रहा है, वो एक बहुत गंभीर सिचुएशन है जहां पर सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट जो भी हमारे कोयला इंपोर्ट करते हैं उनको कहीं ना कहीं मार्जिन में हिट आएंगे। सेकंड, अगर हम देखें एडिबल ऑयल, क्योंकि यूक्रेन और रशिया एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे एडिबल ऑयल के, वहां भी हमें हिट आएगा। पाम ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है, सनफ्लावर ऑयल के प्राइसेस काफी ऊपर है। तो ये जो पूरी महंगाई है ये कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ग्रोथ को टेपर डाउन करेगी। तो ये देखने का है ये कितने दिन ऊपर रहता है, बट अगर ये $100 के ऊपर काफी टाइम रहेगा तो हमारे आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं इस पर दबाव आएगा। सेम टाइम पंकज, मैं जो बात पे तवज्जो दे रहा था वो ये थी कि लास्ट 20 सालों में कितनी बार क्रूड ऑयल बहुत शार्प स्पाइक दिखाया है, और ऑफ कोर्स ये सारे कंसर्न्स वापस टेबल पे आके बाजार को परेशान भी किए हैं। लेकिन अगर हम उसके बाद एक हफ्ते, 6 महीने, 1 साल के बाद का निफ्टी रिटर्न देखें तो बल्क ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न्स ही आए। तो ये वरीज जो हैं शॉर्ट टर्म में एक्चुअली सुलझ जाती हैं। आपकी क्या राय है? एकदम अजय भाई, आप अगर देखें तो ये नियर टर्म कंसर्न्स है। अगर कोई भी निवेशक अगर नेक्स्ट 3-5 साल की होराइजन को लेके चले तो ये एक डायरेक्शन, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आ रहा है। और हमने देखा पहले भी 2013, 2018 में भी अगर आपको याद हो तो हम ऑलमोस्ट $90 तेल की कीमतों की तरफ पहुंच गए थे। बट अगर थोड़ा लॉन्गर टर्म लेंस रखें तो ये तेल की कीमतें अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज ये तेल की कीमतों पर एक ग्लोबल डिमांड शॉक या ग्लोबल ग्रोथ शॉक आएगा
और वो कहीं ना कहीं अपने इक्विलिब्रियम से अपने आप ही भाव को कम कर देगा, बिकॉज डिमांड इस लेवल पर सस्टेन नहीं कर सकते ग्लोबली, मैं बता रहा हूँ, चाहे वो ड्राइविंग डिमांड हो या एयरलाइंस डिमांड हो या इंडस्ट्री की डिमांड हो। एक कच्चे तेल की $130 की कीमतों पर आप ज्यादा दिन नहीं डिमांड को सर्वाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। तो वो अपने आप कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम क्रिएट करेगा। और हमारा ये मानना है कि ये नेक्स्ट 5-6 जो भी महीने हमें मिले इस साल में करेक्शन के लिए, उसे हमें अपने निवेश के लिए यूज करना चाहिए। ये बहुत कम टाइम होता है जब इंडिया में ऐसे एक्सटर्नल शॉक्स आते हैं और हमें निवेशकों को अच्छा मौका देते हैं। लेकिन मैं आपके दर्शकों को एक ही एडवाइस करूंगा कि जो भी आप निवेश करें नेक्स्ट 2-3 महीने के हिसाब से ना करें, थोड़ी लंबी अवधि का होराइजन रख के रखें, 3 से 5 साल। एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन की तरफ ही रहे, ज्यादा टिल्ट रिस्क की तरफ ना ले, क्योंकि ये साल ट्रांजिशन का साल है अजय भाई। हम लोअर इंटरेस्ट रेट से हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ मूव कर रहे हैं, हम एक्सेस लिक्विडिटी से एडिक्वेट लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, हम अर्ली साइकिल से मिड साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं। और ये साइकिल जब ट्रांजिशन होती है तो उसे नेविगेट करना बहुत बहुत अच्छे से करना होगा, नहीं तो जोखिम भरा साल हो सकता है। और हमारा ये मानना है कि लास्ट 2 साल लोगों ने जम के पैसा कमाया, एक तरफा पैसा कमाया। ये साल मेन वर्सेस बॉयज का रहेगा और कहीं ना कहीं ये साल डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो डिसिप्लिन इन्वेस्टर है और जो नॉर्मल जो इन्वेस्टर है उनके बीच में फर्क क्या है। तो ये साल को थोड़ा सा आपको केयरफुली नेविगेट करना होगा। बीच बीच में अंधकार या अपने को डार्क क्लाउड्स दिखते रहेंगे, बट अगर ये साल ठीक से अपने नेविगेट कर लिए तो नेक्स्ट 3-5 साल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल को केयरफुली नेविगेट करना होगा, डिसिप्लिन्ड असेट एलोकेशन, डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाना होगा। पंकज, गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। और इसी के लिए आपसे हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, आपसे एनालिसिस हम ले रहे हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच किस तरह से और कहाँ कहाँ लगाया जाए। अब बाजार में आपका नज़रिया आप बता रहे हैं किस तरह का अप्रोच बनाना, ये भी आपने बताया, लेकिन इन लेवल्स पर कौन से सेक्टर्स हैं जिस पर आप पॉजिटिव हैं, कौन से सेक्टर्स में मूव आप देख रहे हैं, किन सेक्टर्स से दूर रहने की राय आपकी तरफ से आती हुई दिखेगी? गुड मॉर्निंग मानसी। अगर आप देखें तो हमारे 3-4 थीम जहां हम पॉजिटिव है। पहला, हमें लग रहा है कि 10 साल के बाद कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइकिल में रिवाइवल है। और अगर हम अलग अलग सेक्टर्स को देखते हैं तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफी अच्छे तरीके से चल रही है। और हर कंपनियों से जब हम बात करते हैं और चैनल चेक्स कर रहे हैं तो ये उभर के आ रहा है कि चाइना प्लस स्ट्रैटेजी अपने आप में प्ले करना स्टार्ट हो गया है। हो सकता है विश्व के बड़े बड़ी कंपनियां ओपनली आके नहीं बात कर रही हो क्योंकि उनके एंड मार्केट भी चाइना है, तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है। बट कहीं ना कहीं हर विश्व की बड़ी कंपनी सप्लाई चेन को लेके, ओवर डिपेंडेंस ऑन चाइना को लेके बहुत कंसर्न्ड है। और इसका बेनिफिट क्लियरली इंडियन कंपनीज को मिल रहा है, चाहे वो होम इम्प्रूवमेंट में हो, चाहे स्पेशलिटी केमिकल में हो, चाहे लाइट इंजीनियरिंग गुड में हो या ऑटो एंसिलरी में हो। ये सिचुएशन कई कंपनियां बोल रही है हमने अपने लाइफ टाइम में नहीं देखा जो ऑर्डर बुक्स है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम हो सकता है जो नेक्स्ट 3-5 साल हमें अच्छा रिटर्न बना के दे। और इसमें कैपिटल गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, अपने जो कंपनियां कैपेसिटी एक्सपेंशन करके बैठी हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज आएंगी, वो वाली कंपनियां, वो वाले सेक्टर्स है। तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल थीम लग रहा है। सेकेंड जो पावरफुल थीम है वो है रिवाइवल ऑफ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। हमें लग रहा है 8-9 साल के बाद ये एक रियल रिवाइवल है। और 7 जो टॉप सिटीज हम देश के देखते हैं उनमें इन्वेंट्री, जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो काफी लो लेवल पर आ गई है, ब्याज दर अपने फेवर में है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पूरा इकोसिस्टम है वो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो डेवलपर्स हो, चाहे वो टाइल्स वाले हो, प्लाईवुड वाले हो, मैट्रेस वाले हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, वायर्स एंड केबल्स हो। तो वो पूरा इकोसिस्टम जो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है वो अच्छा लग रहा है। थर्ड, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, चाहे वो फार्मा में हो, स्पेशलिटी केमिकल में हो या आईटी में हो, वो क्षेत्र काफी अच्छा लग रहा है और इंडिया का स्टैंडिंग काफी स्ट्रांग हो गया है। फोर्थ, नॉट द लास्ट, बैंक, सब सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। वैल्यूएशन बेसिस पर देखें तो वो सेक्टर काफी अब अट्रैक्टिव लग रहा है। और कंपेयर टू द पास्ट अगर हम देखें तो पंकज, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा 2 मिनट रुकने की। इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट्री हम आपको सुनवाना चाहेंगे, फिर हम वापस आएंगे। हमने
देश के बिगेस्ट माइनिंग ग्रुप के चेयरमैन से बात की थी होस्ट ऑफ इश्यूज़ पे। ये जो रैली चल रही है कोल में और बहुत सारे डिफरेंट कमोडिटीज़ है उस पर BPCL की तरफ उनकी रुचि। हम बात कर रहे हैं अनिल अग्रवाल से, निकुंज ने एक एक्सक्लूसिव चैट की, उसका थोड़ा सा पार्ट सुनवाएंगे और फिर आपसे चर्चा जारी रखेंगे और कमोडिटीज़ पे भी आपका व्यू पूछना बाकी है अभी, लेकिन सुनते हैं वो एक्सक्लूसिव चैट। We have a tremendous geology. I mean, literally like a geology. For us, most important thing is that what our leader is saying, which is very correct, how the roadmap has been drawn. This geopolitical situation, take a pause, that where we stand today and how do we सबसे कम मार हमारे जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर पड़े, कॉमन लोगों के ऊपर मार कम से कम पड़ेगी तभी हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। वही गवर्नमेंट का व्यू है, वही सभी लोगों का व्यू है। Discrimination between the government company and the private company, it has to go. दोनों बच्चे आपके हैं, गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट पूरी समझ गई है। गवर्नमेंट मशीनरी को भी समझना चाहिए और उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हर हालत में हम सेल्फ सर्टिफिकेशन, empower a local entrepreneur, local company with the today's technology, how we can encourage them so they produce more and more. So this is entire commodity. We are the pool of commodity producer and we have branded, we used to be called as a Sone ki chidiya. There is nothing which we can't produce. Apart from this, the government companies can increase. Even the private company can increase with their existing plant at least 2 times or more a capacity. At the moment, I have no idea whether I will go for it or not. Vedanta will never go for BPCL. World has a huge confidence on us that we will be able to manage it, or we would like to bring in all the financial partners who will fund this. We will manage very efficiently. We will work with the existing people. I'm just creating a castle in the air because nothing is in their hand. But when it comes, it definitely, I have a vision where we can very win-win situation where our people of BPCL have a great smile. They have to earn more. They have to work better and create a remodel where we can create 3 times better synergy of this company. But Vedanta will not be part of financing BPCL. राइट चलिए, तो ये एक व्यू आ रहा था अनिल अग्रवाल जी का, चेयरमैन ऑफ वेदांता। पंकज, थैंक यू वेरी मच पेशेंटली हमारे लिए वेट करने के लिए। पंकज, ये पूरा जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है उसको आप कैसे देख रहे हैं? सबको मालूम है ये कि इस बार जो कमोडिटी कॉम्प्लेक्स है वो सप्लाई डिसरप्शन के बारे में की वजह से एक्चुअली रैली किया है और उस सप्लाई डिसरप्शन को ऑलरेडी एक्सेलरेट कर दिया वॉर ने। वैसे ही बहुत ज़्यादा कम नई कैपेसिटीज आई थी लास्ट 8-10 सालों में, उसको एक्सेलरेट कर दिया इस वॉर ने। लेकिन जो डिमांड फॉल होगी, आपको लगता है 6-8 महीने में कूल ऑफ होगा क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं है? जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि द रेमेडी फॉर हाई कमोडिटी प्राइसेस इज हाई कमोडिटी प्राइसेस। एकदम अजय भाई, आपकी टिप्पणी एकदम और एनालिसिस एकदम परफेक्ट है। अगर आप देखें तो करंट कमोडिटी प्राइसेस जो भी हम देख रहे हैं वो पहले कोविड के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के कारण थी और आज रूस और यूक्रेन के झगड़े के कारण या वॉर के कारण वो एस्केलेट हो गई है। और ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि रूस ग्लोबल ट्रेड में एक बड़ा प्लेयर है और ऑयल एंड गैस में वो सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है। यूरोपियन यूनियन की 40% की गैस की रिक्वायरमेंट आज भी रूस से आती है। चाहे वो एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, निकल हो, सब में रूस और यूक्रेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एस्केलेट हो गया है। बट अगर आप डिमांड साइड में देखें तो कहीं ना कहीं इस भाव के एल्यूमिनियम पर, इस भाव के कच्चे तेल के भाव पर डिमांड डिस्ट्रक्शन वाजिब है और वो होगा।
और हमें लगता है कि आने वाले समय में नेक्स्ट 6-8 महीने में डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम अपने आप आएगी और कहीं ना कहीं वो कमोडिटीज को कूल ऑफ करेगी, बिकॉज ये अगर इसी भाव पर चलते रहे तो हर कंपनियां ये भाव अपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर पाएंगी, वो भी कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्रियां शट करेंगे। जस्ट आपको एग्जांपल देता हूं कि आज के जो सीमेंट के भाव हैं देश के अंदर, और जो कोयले के भाव हो गए हैं, जो पेट्रोल के भाव हो गए हैं, अगर आज आप सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं, कितनी भी एफिशिएंट कंपनी हो, इस भाव पर आज कोई भी सीमेंट कंपनी पैसा नहीं बना रहा है। तो ये बेटर होगा कि वो कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को शटडाउन ले लें और प्रोड्यूस ही ना करें, क्योंकि प्रोडक्शन पर आज उनका लॉस हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि ये 6-8 महीने जैसे जैसे सप्लाई टेंशन वाला काम कम होगा, कमोडिटी प्राइसेस कूल ऑफ होने चाहिए। और ये विश्व में पहली बार हो रहा है कि अगर आप टोटल 100 रुपए का प्रॉफिट अगर आप देखें जो भी कंपनियां बनाती हैं एज अ पूल, उसमें से 16 से 17 रुपए कमोडिटी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही है। ये सबसे पीक प्रॉफिटेबिलिटी होती है उनकी कंट्रीब्यूशन की। हो सकता है वो लास्ट 5 साल के भाव पर ना आवे, उनके एवरेजेस बहुत ऊपर हो, लेकिन आज वाले जो भाव हम निकल $1 लाख देख रहे हैं या क्रूड हम $130-140 देख रहे हैं, वो हमारे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है नेक्स्ट 6-8 महीने के अगर हम आगे की व्यू ले। नियर टर्म में वॉर के कारण कोई भी भाव हो सकता है, उसे बोलना मुश्किल है, बट ये लेवल ऑफ कमोडिटीज में डिमांड सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। पंकज, इस मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो वैसे बैंकिंग स्टॉक्स को पहले कहते थे कि इनकी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, अब तो थोड़ा और डिस्टर्ब हो गया है। आपका बैंक्स पे क्या स्टैंड है? 2 बड़े डिवीजन, एक सरकारी बैंक जिनकी स्थिति पहले ठीक हो रही थी लेकिन अब शायद वो भी मुश्किल में आ जाए वापस से, क्योंकि ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, और दूसरे हैं निजी बैंक, इनकी भाव को लेकर, वैल्यूएशन को लेकर कुछ कंसर्न्स थे। आपका दोनों पर टेक सर। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन पर है आज के दिन। वैल्यूएशन करेक्ट हो गए हैं, उनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। अगर आज आप कैपिटलाइजेशन देखें तो मोस्ट ऑफ द बैंक्स अपने रिक्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पर बैठे हैं। कॉर्पोरेट बुक की क्लीन अप लास्ट 5-6 साल में डीलेवरेजिंग के कारण अपने आप हो गई है। रिटेल में कोई बड़ा स्ट्रेस दिख रहा नहीं है। तो हमें लगता है कि जैसे ये थोड़ा सा टेंशन एस्केलेट होगा या महंगाई दर पर जो चिंता है वो कम होगी, तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं वो अपना कंटिन्यू करेंगे और उनकी ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। आज हमारा रुझाव यहाँ पॉजिटिव है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ, और सरकारी में भी हम गिने चुने बैंक्स पर अपना हमारे पोर्टफोलियो में वो हमारे पोर्टफोलियो के पार्ट है। तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग एक अच्छे पोजीशन पर है, वैल्यूएशंस काफी लुक्रेटिव है, और यहाँ हमें काफी नेक्स्ट 2-3 साल के व्यू से काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आने वाले 2 से 3 साल के लिए बैंकिंग स्पेस में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिल्टअप होती हुई दिख रही है। लेकिन पंकज जी, जहां कमोडिटी मार्केट्स पर आपसे आउटलुक हमने जाना है, एक बार करेंसी और साथ ही बुलियन मार्केट पर भी आपका नज़रिया हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं सेफ हेवन कमोडिटी के तौर पर गोल्ड और सिल्वर में लगातार एक एक्शन है, अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। रिकॉर्ड पीक पर जाते हुए रशिया यूक्रेन टेंशन के पूरे दौर में हमने बुलियन मार्केट को देखा है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है बुलियन मार्केट में, चाहे घरेलू बाजार देखें, विदेशी बाजार देखें, हर तरफ हम हरे निशान के साथ बड़े तेजी के साथ ट्रेड्स देख रहे हैं। बुलियन मार्केट में ये तेजी जो है वो थमती हुई देखने के कोई आसार नजर आ रहे हैं, या फिर यहाँ से और ज्यादा महंगा होता हुआ दिखेगा? साथ ही करेंसी पर भी जो करंट लेवल्स पर वॉलेटाइल एक्शंस हैं, आपका आउटलुक क्या होगा? तो अगर सोने देखें या बुलियन मार्केट देखें तो लास्ट कई महीने से हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को अगर महंगाई दर हिट करती है, ग्लोबली अगर महंगाई दर हिट करती है, तो सोना एक हेज की तरह काम करता है। तो हम अपने सारे निवेशकों को अलग अलग माध्यम से बता रहे हैं कि आपके एसेट एलोकेशन में 5 से 10% सोना का एलोकेशन होना चाहिए, और ये आपको कहीं ना कहीं मंदी के समय या महंगाई दर जहां आसमान छू रहा है वहां पर आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये हम आश्चर्यजनक नहीं है कि सोने के दाम अब $2000 क्रॉस कर गए हैं ग्लोबली। तो ये हमें लग रहा है कि आपके एसेट एलोकेशन में 5 से 10% होना चाहिए। ये एसेट क्लास ने लास्ट 6-7 साल में कुछ भी नहीं किया। अगर आप देखें तो अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास रहा है, और जैसे जैसे विश्व में
तनाव बढ़ रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रहे हैं, महंगाई दर बढ़ रही है, सोना आपके लिए एक एसेट एलोकेशन में हेज की तरह काम करेगा। और हमें लग रहा है इस साल का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग हो सकता है एसेट क्लास गोल्ड ही हो। आज अभी तक तो 2 महीने में काफी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया है उसने। करेंसी में अगर हम देखें तो एक बहुत सिल्वर लाइनिंग है कि इस माहौल में भी रूपी एक बहुत ऑर्डरली फैशन में बिहेव कर रहा है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने देश के लिए। अगर लास्ट टाइम देखें जब भी कच्चे तेल के दाम $90-100 जाते थे या कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में प्रॉब्लम आती थी, तो सबसे पहले करेंसी मार्केट रिफ्लेक्ट करता था। इस बार करेंसी मार्केट काफी ऑर्डरली फॉर्म में है और हमें लग रहा है कि जिस तरह आरबीआई ने इस तरह मैनेज किया है इस बार करेंसी मार्केट, वो सराहनीय है। एंड फुल मार्क्स टू दी सेंट्रल बैंकर्स जो इन्होंने इतने ऑर्डरली फैशन में करेंसी को मैनेज किया है। आज भी हम $600 बिलियन के एक्सेस फॉरेक्स रिजर्व पर बैठे हैं, तो कोई डरने की बात नहीं है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ की है। तो मैं कोई डिसऑर्डरली फैशन की बात नहीं कर रहा हूँ करेंसी मार्केट में। अगर थोड़ा डेप्रिसिएशन होगा भी डॉलर के अगेंस्ट तो वो ऑर्डरली है, उसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। ऑलराइट पंकज, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आज बात करने के लिए और अपना थॉट प्रोसेस शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका दिन शुभ हो। आगे बढ़ते हैं और हम एनालाइज करते हैं कि फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में क्या हुआ। अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ी जान में जान आ गई है। जैसे कि कल मैंने किसी से कहा था और उसने मुझे याद दिलाया एक पुराना गाना कि अब भी मुझ में थोड़ी जान है बाकी। मिड कैप पूरी तरह डाउन एंड आउट नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि अच्छी खासी रिकवरी सेकंड डे इन रो आई है। सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं वॉल पे से, ये एनालाइज करने के लिए कि कौन से पॉकेट्स में अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी दिख रही है एटलीस्ट फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेड में। सौमित, अगर पहले हम देखें तो ट्रैवल रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छा खासा गेंस देखने को मिल रहा है। जीएमआर, इंफ्रा, इंडिगो, स्पाइसजेट, तीनों ही शेयर्स में अच्छे खासे गेंस है। होटल स्टॉक्स भी ऊपर है, इसी कारण जीएमआर ऊपर है क्योंकि, और ये स्टॉक्स ऊपर इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो मार्च 27 से रिज्यूम करेगी। अब जीएमआर इंफ्रा में गेंस हमें इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि फुटफॉल्स बढ़ जाएंगे, और स्पाइसजेट और इंटरग्लोब में हमें गेंस इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो स्पेयर कैपेसिटी था इंटरनेशनल ट्रैवल का वो अब खुल जाएगा ये दोनों कंपनीज के लिए। उसके अलावा इंडसइंड बैंक जो निफ्टी 50 का स्टॉक है उसमें अच्छे खासे गेंस दिख रहे हैं क्योंकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर का रिपोर्ट है उसमें कोई मेजर कंसर्न नहीं है और जो रिपोर्ट है वो इनलाइन है। जो मैनेजमेंट कमेंट्री था उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो काफ़ी इनलाइन रिपोर्ट है और इसके कारण स्पंदना स्फूर्ति में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं क्योंकि जो इंडसइंड बैंक के CEO और CFO है जो बैंक से एग्जिट करके स्पंदना ज्वाइन करने वाले थे वो अब ज्वाइन कर पाएंगे क्योंकि टॉप मैनेजमेंट में कोई लैप्सेस नहीं दिख रहे हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL और HPCL तीनों ही स्टॉक फोकस में रहेंगे क्योंकि अगर नेगेटिव साइड में हम देखते हैं तो जो फ्यूल प्राइसेस है उसमें कोई भी गेन नहीं हुआ है बट क्रूड प्राइसेस ऊपर है तो मार्केटिंग मार्जिन पे इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट पॉजिटिव साइड में जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें अच्छा खासा गेन्स देखने को मिल रहा है। सिंगापुर GRM $11.7 पर बैरल पे बढ़ चुका है। येस्टरडे करीब $9.4 पर बैरल पे ये ट्रेड कर रहा था। एलेंबिक भी फोकस में रहेगा। एलेंबिक कंटिन्यूसली अपने सब्सिडरी एलेंबिक फार्मा में स्टेक खरीद रहा है। कल भी उन्होंने स्टेक खरीदा था कुछ 20,000 शेयर्स। अगर अब फेब से लेकर अब तक देखेंगे तो करीब 2.2 लाख शेयर्स एलेंबिक खरीद चुका है एलेंबिक फार्मा में। PVR और आइनॉक्स और ये दोनों ही स्टॉक फोकस में है क्योंकि ओपनिंग अप थीम के कारण दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे खासे गेंस देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा जो कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है थिएटर स्पेस में उस कारण भी हमें गेंस PVR और आइनॉक्स में दिख रहे हैं और ये दोनों स्टॉक में गेंस करने होने के कारण मीडिया इंडेक्स जो है लगातार 2 दिनों से ऊपर जा रहा है। करीब 4% के गेंस अब तक मीडिया इंडेक्स में दिखे हैं पिछले 2 दिनों में। मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस ये 2 स्टॉक भी फोकस में रहे हैं। गेंस अच्छे खासे दिख रहे हैं क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो जो उनका एसेट वैल्यू है वो भी बढ़ जाएगा और जो वैल्यूएशंस थे दोनों स्टॉक के वो भी काफ़ी नीचे के लेवल पे थे इसके पहले क्योंकि स्टॉक में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला था। और आखिर में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी IT इंडेक्स पिछले 2 दिनों से अच्छे खासे गेंस रिकॉर्ड कर रहा है। ये इंडेक्स 200 DMA के अबाव होल्ड कर रहा है। येस्टरडे बेस्ट परफॉर्मर था और आज भी टॉप सेक्टरल परफॉर्मर में निफ्टी IT इंडेक्स देख रहा है। और याद रखिएगा TCS का बायबैक भी आज खुला है तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एक मार्केट का वॉक थ्रू यहाँ पर बाजार के फर्स्ट आवर में आपने देखा किस तरह से एक्शन कहाँ पर देखने को मिल रहा है, कौन सी खबरें हैं जिसके चलते कौन से ट्रिगर्स हैं जिसका इम्पैक्ट बाजार में फिलहाल नजर आ रहे हैं। सारे के सारे स्टॉक्स आपके टीवी स्क्रीन पर उनसे जुड़ी एक्सप्लेनेशंस के साथ आपने देखे। रुचित, जाइडस लाइफ इस स्टॉक को एक बार देखिए। एक न्यूज़ है जिसके चलते आज ये फोकस
में है। कंपनी एक यूएस बेस्ड फर्म के साथ ड्रग यानी कि दवाई की खरीद को लेकर खबरों में आती हुई दिखी हैं। सुबह से ही हम देख रहे हैं स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट जरूर नजर आ रही है। जाइडस लाइफ टेक्निकली चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? बीच में पुल बैक मूव जब भी आते हैं तो हाई लेवल्स पे स्टॉक आपसे नजरिया नहीं होता। जी रुचित कंटिन्यू कीजिए। जी, स्टॉक का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। हम देखते हैं कि बीच बीच में जब भी पुल बैक मूव्स ऐसे आते हैं तो हाई लेवल्स पे स्टॉक का कुछ सस्टेनेबल मूव्स नहीं दिखाता, फिर से डाउन ट्रेंड का रिजम्पशन होता है। तो आज के दिन खबरों के लिहाज से जो अपमूव है इसे जस्ट एक पुल बैक मूव तरीके देखना चाहिए। 360 365 की रेंज में फिर से स्टॉक को एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिख सकता है। शांत, मल्टीप्लेक्स मॉल्स रिलेटेड स्टॉक में लगातार हम रिसर्च भी बता रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है। पीवीआर, आइनॉक्स लीजर जैसे स्टॉक्स जो हैं फोकस में है, अनलॉक थीम है, रेस्ट्रिक्शंस कम होते हुए दिख रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बढ़ता हुआ। पीवीआर इस स्टॉक में टेक्निकली अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 417 के लेवल्स पर आइनॉक्स लीजर भी ट्रेड करता हुआ करीब हरे निशान के साथ। ऊपरी स्तर से हल्की सी मुनाफावसूली वहां पर जरूर है, लेकिन पीवीआर के स्टॉक प्राइस में जो मोमेंटम है, राय क्या होगी? प्रियंका, पीवीआर जहां मैं देख रहा हूँ एक बहुत अहम रेजिस्टेंस को टकराया और वहां पे एक बहुत बड़ी सेलिंग आई हुई है। तो फिलहाल मेरी ये राय होगी कि न्यू पोजीशन इनिशिएट